बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं फराह और मैं हमजा। खुश आमदीद आपको सुबह सवेरे पाकिस्तान में। आज भी धुंध का कहोगे ना आप, दिसंबर भी भूल गया, दिसंबर भी भूल गया, आज भी इतनी धुंध और अभी तक धुंध है और मोटरवेज बंद हैं। हम इसलिए आपको बार बार ये बताते हैं ताकि आप एहतियात करें रहे, क्योंकि बाकी शहरों में जो है ना नहीं अंदाजा होगा कि यार मार्च की आमद है, फरवरी तकरीबन एंड की तरफ चलना शुरू हो गया और अभी भी अगर हम सोचेंगे इतना अंधाधुंध किस्म की धुंध तो ये नाकाबिले यकीन है। लेकिन वैसे तो मुबारकबाद दे देनी चाहिए, मुबारकबाद देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। तो चलें फिर आप शुरू करें। मुबारकबाद देते हैं, पहले तो आपको जुमे की मुबारकबाद देते हैं, ये दिन बहुत अच्छा गुजरे और साथ ही आपको चाइनीज न्यू ईयर की जो है ना हम मुबारकबाद दे रहे हैं। तमाम हमारे जो चीनी दोस्त हैं, चीन हमारा भाई है और हम उस पूरे मुल्क को मुबारकबाद देते हैं और हम चीन से क्योंकि मोहब्बत करते हैं तो आप सबको भी बहुत ज्यादा मुबारक हो नए साल की। एक और वजह भी है इसकी हमजा, वो क्या? वो ये है कि जो साइन ऑफ ज़ोडिएक्स पे यकीन रखते हैं ना, वो चाइनीज साइन ऑफ ये जो है इनको बड़ा मानते हैं। तो ये जो साल है 2021 जिसका आज से शुरू होगा, ये फेस्टिवल 16 दिन तक चलेगा, यानी 31 का तो महीना नहीं है, लेकिन तकरीबन 28 फरवरी तक बिल्कुल ऐसे ही जो है ये चलेगा। लेकिन ये ऐसा 16 दिन का लेकिन ऐसा क्यों होता है? मैं ये पढ़ रहा था, ये इसलिए होता है क्योंकि ये ना चांद जो इनका है उसके मुताबिक ये सेलिब्रेट करते हैं। हाँ, सो ये आज से शुरू करेंगे, जब पूरा चांद इनका हो जाएगा तो फिर उसके बाद ये इनका फेस्टिवल जो है न्यू ईयर का वो खत्म होगा। तो ग्रेगोरियन कैलेंडर को नहीं, अपना ही कैलेंडर इनका है, लूनर कैलेंडर जिसको ये मानते हैं। और अच्छा, कुछ खास फूड्स हैं जो ये उस पे खाते हैं और फिर ब्राइट कलर्स पहनते हैं, रेड खास तौर पे पहनते हैं और व्हाइट और ब्लैक बिल्कुल नहीं पहनते। और कुछ और मिथ्स भी हैं। वो क्या है? वो मिथ्स ये है कि एक तो शादीशुदा बेटी जो पहले दिन पेरेंट्स को विजिट ना करे, इसे बैड ओमन कहते हैं। चावलों का अगर कोई खजाना करने की जगह वो भरा हुआ होना चाहिए, खुशकिस्मती की अलामत है। झाड़ू ना दें, बाल ना धोएं, कपड़े ना धोएं। फिर और मैंने लिखा मेडिसिन ना इस्तेमाल करें, हॉस्पिटल ना जाएं, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर आप नए साल का आगाज बुरे तरीके से होना ही नहीं चाहिए। अगर आप ये झाड़ू दे रहे हैं ये तो इसका मतलब आप अपनी दौलत जो है ना उसको निकाल रहे हैं। ये बेटी वाला मामला निकालने चले, बाकी हम फिर भी मान लेते हैं जरा बेटी को जो आप दूसरे दिन, उनकी ट्रेडिशन ये है कि दूसरे दिन शादीशुदा बेटी। अच्छा, वैसे पाकिस्तान में ईद का दूसरा दिन यौम ससुराल मनाया जाता है तो वो बेटी दूसरे दिन ही जा रही है। ये एशिया ही है ना, साउथ एशिया एंड ईस्ट एशिया, तो दोनों मिलते जुलते बहन भाई हैं आपस में, तो इससे ट्रेडिशंस तकरीबन एक जैसी मिलती जुलती है। एनीवे, ये बुल का जो साल है जिसको कहते हैं हार्ड वर्क एंड सेरेनिटी का साल है। लेट्स होप कि ये साल जो चाइनीज शुरू हुआ है ये भी हमारे लिए अच्छा साबित हो। बिल्कुल जी। और हेडलाइंस 2018 के सेनेट इंतखाबात में सिंध में वोट खरीदे गए। MQM के साबिक रुकन सिंध असेंबली ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। महफूज यार कहते हैं नोटों से भरे ब्रीफ केस मिल रहे थे। उधर सेनेट इंतखाबात से पहले PTI को पंजाब में बड़ा झटका। मुजफ्फरगढ़ से रुकने पंजाब असेंबली खुर्रम लगारी पार्टी छोड़ने का फैसला। तालीम का किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में कलीदी किरदार, मगर पाकिस्तान में तालीम का फ़रोग़ कभी भी हुक्मरानों की तरजीहात में शामिल नहीं रहा। बलोचिस्तान में 4000 से ज़ायद स्कूल बंद, सूबे भर में 12 लाख से ज़ायद बच्चे स्कूलों से बाहर। अक्सर स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद तैनात, उसके तबादले, इंतकाल या छुट्टी पर स्कूल भी बंद हो जाता है। क्या आप अपनी उम्र के मुकाबले में बड़े नजर आते हैं? अगर जवाब हाँ में है तो अपनी चंद आदत से फौरी छुटकारा पाएं। उम्र बढ़ने से नहीं, खुद को बूढ़ा समझने से भी बुढ़ापा तारी हो जाता है। मल्टीटास्क करने से ज़हनी तनाव, मीठी अशिया चेहरे की उम्र बढ़ा देती हैं। जी, तो टॉप स्टोरीज आपने जानी और सबसे पहले हम बात करेंगे सेनेट इंतखाबात की, क्योंकि पाकिस्तान में सेनेट इंतखाबात का शोर है। 2018 के सेनेट इंतखाबात में सूबा सिंध में कैसे वोट खरीदे गए। MQM के साबिक रुकन असेंबली ने नया पिंडोरा बॉक्स खोल दिया। नई चीजें सामने आई हैं, नए हकाइक सामने आए। और मुझे तो लगता है ना कि वो जैसे मी टू कैंपेन शुरू हुई थी ना, तो फिर एक हर बंदा आ जाता है एक के बाद एक कि मेरे साथ भी, मेरा भी, मेरे साथ भी। तो ये सेनेट का कोई मी टू कैंपेन चल रही है जिसमें अब वक्तन फवक्तन नए इंकशाफात जो होते जा रहे हैं। लेटेस्ट वही है जिसका हमजा ने आपको बताया है। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए MQM के साबिक रुकन सिंध असेंबली महफूज यार खान ने दावा किया था कि 2018 में नोटों से भरे हुए ब्रीफ केस मिल रहे थे। साबिक रुकन असेंबली महफूज यार खान ने कहा कि MQM की एक रुकन ने गाड़ी लेकर अपना वोट बेचा जबकि दूसरे ने पैसे लिए।
उस वक्त के सीनियर वजीर निसार खोड़ो सेनेट वोट के लिए राब्ते कर रहे थे और उन्होंने ये भी दावा किया कि डॉक्टर आसिम हुसैन का अपना सियासी किरदार है, जबकि शहला रजा ने उर्दू बोलने वाले अरकान सिंध असेंबली से वोट के लिए राब्ते किए। अब ये तमाम जो बड़े संजीदा और बड़े इल्जाम, और ये 2018 के जो हैं मामलात हैं, 2018 में ये बातें सामने आई नहीं आई, किस तरीके से राबते किए गए। महफूज यार साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला सुबह सवेरे पाकिस्तान के लिए। सर ये तो पहले बता दें कि किस किस ने राब्ता किया, किस किस तरीके से राब्ता किया। आपने नाम तो चले नहीं बताए कि आप नाम नहीं बताना चाह रहे थे, कितनी बोलियां लगी थी? देखिए, मैंने आपको बड़ी वजाहत से कल भी अर्ज़ किया था कि राब्ता जो है मोहतरमा शैला रज़ा जो डिप्टी स्पीकर थी, उन्होंने बिलमुशाफा किया और निसार खोड़ो ने भी इस सिलसिले में बातचीत की थी। और ये जो मामलात हुए हैं, क्योंकि हमारे 51 MPs थे जी, जब पार्टी में भौचाल आया है तो हमारे कोई तकरीबन 24 के करीब MPs जो थे वो सिंध असेंबली में मौजूद थे। फिर पार्टी में ग्रुपिंग हो गई और फारूक सत्तार साहब के साथ एक ग्रुप चला गया और कुछ लोग PSP में चले गए। अब उन्होंने हमारे कोई 16-17 लोग जो है उन्होंने हमें वोट नहीं डाला, जिसकी वजह से हमारे जो इस वक्त मौजूदा वज़ीर क़ानून हैं फ़ारूक नसीम भाई जी, वो मुंतखब हुए। 13 वोट तो वो जो हमारा जो पैनल था उसने दिए और एक अरबाब गुलाम रहीम साहब ने उनको वोट दिया। ठीक है। लेकिन थर्ड राउंड में फ़ारूक नसीम भाई डिक्लेयर किए गए सेकंड प्रेफरेंसेस की बुनियाद पर। अब इसमें बाज़ हमारे अरकान असेंबली जो छुप छुपा कर आए और वज़रा की गाड़ियों में बैठकर आए, जिसको मीडिया ने नोट किया और वोट डाल के बगैर किसी से मिले वहीं से वापस चले गए। तो अब इन शवाहिद की मौजूदगी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये चाहिए था कि जब इतना शोर मच रहा था और तो इनको खुद ही इस पर तहकीकात करनी चाहिए थी। जिस तरह सूबे खैबर पख्तूनख्वा में 6 वोट थे पीपुल्स पार्टी के जी, और उन्होंने 2 सेनेट की नशिस्तें जीती जी। इसी तरह बलूचिस्तान में भी तमाम मामला सामने आए। तो ये पिंडोरा बॉक्स इसलिए नहीं खोला कि मी टू नहीं, मैंने कहा कि सिंध चूँकि एक ऐसा सूबा है जहाँ पर जमहूरियत की हम बड़ी बात करते हैं, लेकिन जितना नुकसान यहाँ करप्शन की वजह से जमहूरियत को हो रहा है उसको कहना इस वक्त बहुत ज़रूरी था। बाद लोगों ने इस बात पर बड़ा बुरा। जी सर, ये फरमाइएगा कि ये अब आके क्यों आपको ख्याल आया कि आप 2018 के इलेक्शंस के बारे में अब आके इंकशाफात करें? ये इल्जाम 3 साल क्यों लग गए आपको मंजर दिलाने में? मुझे मैंने तो ये बातें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को जो मुख्तलिफ पिटिशंस फाइल की हैं जी, उसमें भी मैंने RTS का रिकॉर्ड भी मांगा था 2018 के इलेक्शन के बाद। उसकी वजह यह है कि हमारे पोलिंग स्टेशन जो मैं बिलावल भुट्टो जरदारी के मुकाबले पे लियारी से इलेक्शन लड़ रहा था, तो मेरे कैंप से 55,000 पर्चियाँ इशू हुई थी। लेकिन जब रिजल्ट आया है तो मुझे सिर्फ 10,300 वोट मिले। इसकी इलेक्शन पिटीशंस भी फाइल की मैंने सूबाई इलेक्शन कमीशन में RTS का रिकॉर्ड तलब करने के लिए कि पोलिंग शुरू होने से और काउंटिंग तक, लेकिन आज तक इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने नहीं दिया। कितनी दफ़ा इस्लामाबाद के चक्कर काटे और हेयरिंग्स वगैरह हुई, लेकिन ये सब बेमकसद रहा। इलेक्शन कमीशन अपना किरदार सही अदा नहीं कर पा रहा था और न कर रहा है। उसके यहाँ इतने डिले टैक्टिक्स चल रही हैं कि कोई भी शख्स जो है उसको जल्द इंसाफ मिल नहीं पाता है। तो अपना जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो फिर आदमी यही सोचता है कि जो जिहाद करे कलम से करे या ज़बान से करे।
चूँकि इदारे जो हैं वो सही तरीके से अमल दरामद कर नहीं रहे हैं। बिल्कुल ठीक है। महफूज यार खान साहब, ये बताइएगा, क्या इतना ही इसीलिए- आसान होता है कि आप गाड़ियों में नोटों के बंडल लेके फिर रहे हैं और लोगों में बांटते फिर रहे हैं और लोगों से राबते कर रहे हैं, फोन के ऊपर राबते हो रहे हैं, क्या इतना ही आसान होता है? ये चीजें ट्रेस आउट नहीं हो सकती हैं? आपको क्या ऑफर थी अगर बहुत किसी ने आसान। ऑफर की थी तो? बहुत आसान होता है। मुझसे ये कहा गया कि आप आ जाइए हमारे साथ, हम एक तो ये है कि आपको टिकट देंगे, फिर आपके इलेक्शन के अखराजात उठाएंगे। आप हमें इलेक्टेबल्स चाहिए हैं उर्दू स्पीकिंग, जी। और मैं चूँकि कराची का वासी हूँ, 42 साल से सियासत कर रहा हूँ, 2 दफ़ा 2 हुकूमतों में एडवाइज़र रहा हूँ चीफ मिनिस्टरों का, लियाकत जतोई और अरबाब रहीम के साथ, और पूरी ज़िंदगी जेल में काटी है। 24 दफ़ा जेल गया हूँ। मैंने अपना BA LLB MA LLM सब जेल से किया है। ठीक है सर। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। इस वक्त हमें ज्वाइन किया फवाद चौधरी साहब ने। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कमेटी बनाई है इन तमाम वीडियो के सामने आने के बाद उसकी तहकीकात के लिए, फवाद चौधरी साहब उसके एक अहम रुकन है। अस्सलाम वालेकुम सर, ये बताइएगा, ये जो मुसलसल दवातर के साथ शवाहिद सामने आ रहे हैं, इसके ऊपर क्या सोचा जा रहा है, क्या एक्शन लिया जाएगा? और दूसरा ये भी बताइएगा कि खुर्रम लुगारी साहब ने जो ऐलान किया है कि वो शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दे बददिली के बायस कि उनके मुतालबात नहीं तस्लीम हुए पूरे हुए, आप भी ये बात करते रहे कि फ़ंड्स नहीं दिए जा रहे अपने इलाकों में MPS को, तो आपका क्या ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या मुश्किलात का सामना है? कोई बात नहीं है, वो खुरम का तो खैर इशू जो है वो छोटा है, वो रिजॉल्व हो जाएगा। वो उनसे जो है वो बातचीत हो रही है, मैं आज या कल में वो इशू जो है वो रिजॉल्व हो जाएगा। और बिल्कुल लोगों को गिले होते हैं और कई दफ़ा गिले जायज़ भी होते हैं, लेकिन वो इतना सीरियस नहीं है, कोई पार्टी नहीं छोड़ सकता। और ना ही इस वक्त PTI का कोई ऑल्टरनेट है फ्रेंकली पाकिस्तान में। तो कोई पार्टी वगैरह तो इतना एक्सट्रीम पे कोई नहीं जाएगा, लेकिन उनके जो गिले हैं, उनके जो शिकवे हैं, उसको इंशाल्लाह दूर कर लेंगे, कोई ऐसी इशू नहीं। जहाँ तक परमानेंट आपने कहा कि इसका हल क्या है, वो तो देखिए हमने दे दिया है। जो 26वीं आईनी तरमीम हम लाए हैं, जिसमें हम यही कह रहे हैं कि जो मंडी लगती है हर दफ़ा सेनेट के इंतखाबात में, हर 3 साल के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे लोगों के वोट खरीदे जाते हैं, बेचे जाते हैं, और करोड़ों रुपया जो है वो इस सारे कारोबार में खर्च होता है। फिर ऐसी सेनेट का क्या फ़ायदा जहाँ पे लोग इतने पैसे दे के जो है वो वहाँ पे पहुँचे और अरबा रुपया खर्च करके उस ऐवान में पहुँचेंगे। तो इतना बड़ा जो उसके ऊपर प्लॉट लग गया है, अब ऐसे ऐवान जो है वो कैसे उसकी कोई इज्जत होगी, कैसे उसकी कोई रिस्पेक्ट होगी? तो ज़रूरी है कि इस सिस्टम को ट्रांसपेरेंट किया जाए, और हमने उसके लिए 26वीं आईनी तरमीम पेश की है। और हम अदालत को भी कह रहे हैं कि अगर हमें आप लेजिस्लेशन लाने दें तो हम इसको ओपन कर दें। वो लेजिस्लेशन इस वक्त ग्राउंड में है, अगर अदालत ने उसको जो है वो सेटिस्फाइड नहीं किया तो इस दफ़ा तमाम जो सेनेट का इलेक्शन है वो ओपन वोट के जरिए होगा, जिससे ये जो मंडी लगती है ये खत्म हो जाए। बिल्कुल ठीक है। फवाद चौधरी साहब, तहकीकाती कमेटी के हवाले से बता दें, लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा, किन लोगों से सवाल जवाब किए जाएंगे? क्योंकि उबैदुल्ला मयार के बयान के बाद क्या परवेज खटक साहब से भी कुछ सवाल किए जाएंगे, असद कैसर साहब से भी सवाल किए जाएंगे? देखिए, उबैदुल्ला मयार जो है वो साहब हैं जो सामने नोटों की गड्डियां रख के लोगों को बांट रहे हैं। इन जैसे बेहया और बेशर्म लोगों के बयानात, जिसके उनका ख्याल है कि इससे कोई स्टोरी डाइवर्ट हो जाएगी और उनको लगता है कि लोगों की तवज्जो हमसे हट जाएगी, इस जैसे जो बेहया लोग हैं उनके बयानात को कोई अहमियत नहीं देनी चाहिए। ना ही उसके ऊपर कोई तहकीकात शुरू होगी, ना ही उसके ऊपर जो है हमने जो तय करना है वो ये है कि ये लोग जिन्होंने पैसे लिए हैं, इससे एक तो ये कि इनके खिलाफ कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा पुलिस करे, नैब करे या FIA करे, क्रिमिनल प्रोसीडिंग इनके खिलाफ कौन सा महकमा करे। दूसरा, हमने ये देखना है कि इनसे जो वोट लेके सेनेटर बने हैं वो लोग इस वक्त कौन सेनेट में मौजूद है। आप देखिए ना, ये सेनेट में लोग अब ये तो तय हो गया कि वो सेनेटर्स मौजूद हैं जिन्होंने पैसे दे करके वोट खरीदे। अब इन सेनेटर्स के होते हुए ये ऐवान जो है ये तो प्योर नहीं है। इस ऐवान के ऊपर जो है
वो तो सवालिया निशानात हैं। तो जब तक उन सेनेटर्स को पॉइंट आउट ना किया जाए जिन्होंने ये फायदा लिया, और देखा जाएगा कि पीपल्स पार्टी जो है वो 6 वोट थे उसके खैबर पख्तूनख्वा में, हाँ जी। वो 2 सेनेटर्स उनके बन गए और 1 सेनेटर जो है वो 13 वोट ले गया और सिर्फ 2 वोटों से वो इलेक्शन हारा। तो ये तमाम चीजें जो हैं वो इंशाअल्लाह कमेटी में आएंगी और पॉइंट आउट करेंगे और उन सेनेटर्स के खिलाफ भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स का आगाज होना चाहिए। लेकिन शाहिद साहब, फॉरेंसिक ऑडिट होगा क्या इस वीडियो का? क्योंकि ये एतराज़ात भी सामने आ रहे हैं, बहुत सारे लोग चैलेंज कर रहे हैं कि वीडियो झूठी है, जाली है। दूसरा ये भी कि हंगामी सूरत हाल में क्यों हुकूमत को इन तमाम चीज़ों की ज़रूरत पड़ी है? शवाहिद अगर हुकूमत के पास मौजूद है और थे और विल भी थी हमेशा से कि इलेक्शन जो है वो शफाफ होने चाहिए, तो फिर पहले क्यों नहीं इसके बारे में मुनासिब लाया अमल इख्तियार किया गया? अब आके क्या सुप्रीम कोर्ट में इस वीडियो को एज एविडेंस पेश करने का इरादा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का? पहली बात तो यह है कि ये वीडियो तो हमारी पोजीशन में तो कभी भी नहीं आई। ये वीडियो तो टीवी पे ऊपर चली है, तो जो ही चली है तो सुप्रीम कोर्ट को तो मोटा नोटिस लेना चाहिए इस वीडियो का, और उनको तो खुद ही इसको रिकॉर्ड को देखना चाहिए। और जहां तक बात है कि इसकी वीडियो की फोरेंसिक करानी, वो यकीनी तौर के ऊपर हो सकती है, वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये वीडियो हमारी पोजीशन में तो कभी भी नहीं रही है, जो ही टीवी के ऊपर आई है। हमने इससे पहले जो 2018 में फुटेजेस जरूर देखे थे जिसके ऊपर कार्रवाई की गई थी इन एमपीएस के खिलाफ। 20 एमपीएस को पार्टी से, सिटिंग एमपीएस को इमरान खान ने पार्टी से निकाल दिया था, और इसलिए उस वक्त से जो प्राइम मिनिस्टर साहब की जो इसके ऊपर एक बड़ी वाज़ेह पॉलिसी है, और कोई और इमरान खान की जगह होता तो कभी ये ना करता, लेकिन उन्होंने उस वक्त ये किया। लेकिन ये जो वीडियो है ये हमारी पोजीशन में। बिल्कुल ठीक है। वफाकी वज़ीर बराए साइंस एंड टेक्नोलॉजी फवाद चौधरी साहब सब सवेरे पाकिस्तान से बात कर रहे थे। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। उबैदुल्ला मयार ने जो इल्ज़ामात लगाए थे परवेज़ खटक साहब, तो सवाल से उन्होंने कहा कि वो तो हमने वीडियो देख लिया कि उसके ऊपर है, लेकिन सवाल ये है कि वीडियो में ये देखा जा सकता है वो पैसे ले रहे हैं, वो ये मान भी रहे हैं, लेकिन पैसे दे कौन रहा है, इस चीज़ के ऊपर इख्तलाफ है। इसके ऊपर भी यार सवाल यह है कि 2-2.5 साल ये वीडियो किसके पास थी जो इतनी महफूज और सिक्योर थी कि वो मतलब वीडियो जो है मौजूद थी, लेकिन सामने जो है वो नहीं आई, जिसमें कि वज़ीर कानून जो है वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के देखे जा सकते हैं, जिन्होंने कि रिज़ाइन भी किया, इसमें से फिर निकले भी हैं सूबाई वज़ीर कानून की अगर बात करें केपी से। जी, तो महफूज यार खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। 26वीं आईनी तरमीम की बात हो रही थी। महफूज यार खान साहब, 26वीं आईनी तरमीम जो है मसले का हल होगी? आप क्या कहते हैं कि शो ऑफ हैंड से ही सेनेट इलेक्शन होने चाहिए ताकि खरीदो फरोख्त ना हो, या कोई और हल मौजूद है? देखिए, मसला ये है कि फ्लोर क्रॉसिंग की दफ़ा जो है इस वोट देने पे लागू होती नहीं है, और पार्टी पॉलिसी के तहत जो ग्रुप्स बनते हैं, जिस भी सेनेट के टिकट पर पार्टी फैसला करती है, इखलाकी तकाजा ये है कि हमें अपने उसी कैंडिडेट को वोट देना चाहिए, ख्वाह वो हाथ उठा के देना चाहिए, ओपन बैलेट पे देना चाहिए या सीक्रेट देना चाहिए। ठीक है। ये हमारे ज़मीर का मामला होता है, और ये अवाम का वो एतमाद होता है जो उसने हमें मुंतखब किया। लेकिन हम बड़ी बदकिस्मती है, मैं तो उसको सपोर्ट करता हूँ ओपन बैलेट को, और चूँकि हम हलीफ जमात हैं इस वक्त, और हम उनके उन तमाम इक़दामात को सपोर्ट करेंगे। ओपन बैलेट में ये होगा कि लोग जो हैं बिकने से बच जाएंगे, और बड़ी बदकिस्मती ये है कि आज के माहौल में आम आदमी जो है वो सियासतदान को करप्ट और इखलाक बाख्ता समझ रहा है, जिसकी वजह से हम अपने बच्चों में भी अब बैठते हुए शर्मिंदगी महसूस करते हैं जब इस किस्म की चीजें सामने आती हैं। इलेक्शन कमीशन जो है वो नई इनिशिएटिव ले रहा, क्या ये तमाम सबूत जो है शवाहिद आपने उनके सामने रखे? क्या आपने अपनी अपील में एक सबूत या गवाही के तौर पे खुद को पेश किया और उसके बावजूद कोई कार्रवाई नहीं? मैंने कोई अपील नहीं। ठीक है, मैंने कोई अपील नहीं की। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान ने डॉक्टर मकबूल सिद्दीकी ने फ्लोर क्रॉसिंग की एक दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन में दी थी, और जिसमें 9 लोग जो हमारी जमात छोड़कर पीएसपी में चले गए थे, वो आज तक पेंडिंग है, उस पर कोई फैसला नहीं हुआ। और मैं जब ये लोग आके असेंबली में बैठते थे और पीएसपी की नुमाइंदगी करते थे, तो मैं असेंबली से वॉकआउट करता था ये कहकर
कि स्ट्रेंजर जो हैं वो हाउस में बैठे हैं और उनकी मौजूदगी में मेरा यहाँ बिल्कुल ठीक है महफूज यार खान साहब, लेकिन आप अपने पुराने साथियों का नाम लेने को तैयार नहीं थे, क्योंकि जाहिर है जाती मसला तो आपको उनसे कोई भी नहीं था जिन्होंने पैसे लिए या गाड़ियां ली, लेकिन अगर किसी फोरम पर आपको बुला लिया जाता है, आके आप यहाँ पर गवाही दे दें, उन लोगों के नाम उस फोरम पर आप देने को तैयार होंगे कि इन लोगों ने लिए थे? देखिए मेरे पास कोई ऐसे शवाहिद नहीं है जो मैं किसी की कोई वीडियो बना के देता। मैं तो जो मामलात हैं वो आपके सामने है, उस जमाने की वीडियो क्लिप्स निकाल दीजिए असेंबली की, जिस दिन इलेक्शन हो रहा था, किसी नाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा मैं एक और बात की वजाहत कर दूं, नाम मुझे याद भी नहीं है, मकसद याद भी नहीं है, अपने उन दोस्तों को भी याद नहीं है जो मेरे साथ असेंबली में थे। अच्छा, तो ये कोई वो बात नहीं है। हाँ, ऐसे नाम भूल जाते हैं महफूज यार खान साहब, ऐसे नाम भूल जाते हैं जिनको आंखों से देखा हो कैसे मामले चल रहे हैं। देखिए मसला ये है कि जिंदगी में इससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं, तो ऐसी चीजें याद रखनी नहीं चाहिए जो आपके जहन पे बोझ और आपके ज़मीर पे बोझ रहें। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। MQM के रुकन सिंध असेंबली महफूज यार खान साहब हमसे बात कर रहे थे और उनके एलिगेशंस जो हैं वो आपने भी सुने, हमने भी सुने। बात यह है कि हमसा यहाँ से ही ना मुझे वो समझ में आती है कि जो हमें बार बार क्या कहा गया ना कि जब गवाही देने की बारी आई तो गवाही पे खड़े हो, वहाँ से ना आप भागें, इसलिए कि कानून जो है वो चलता ही गवाही के ऊपर है। गवाही देने के लिए हम में से कोई तैयार नहीं होता, भले वो रोड एक्सीडेंट की गवाही हो, भले वो इस तरह के संगीन मामला की गवाही हो, हम वहां से भाग जाते हैं और फिर हम समझते हैं कि कानून जो है इस चीज का क्रेडिट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देना चाहिए कि जिस वक्त उन लोगों को पता लगा कि हमारे कुछ MPs हैं जिन्होंने वोट नहीं किया, उन्होंने निकाला उनको। और यहाँ दूसरी तरफ अगर हम नाम भी भूल जाएं तो ये मामला ऐसा नहीं है। अगर आप एक चीज के खिलाफ हैं तो खुलकर उसके सामने आए और आके बताएं कि जी कि ये नाम थे जिन पे मुझे शक है, जिनको मैंने देखा है कि ये फलां की गाड़ी पे आए थे। नहीं भूलते ऐसे नाम। ऐसे आधा सच खतरनाक होता है, ये हमने सुना हुआ। अच्छा चलिए जी, अब बात करेंगे कुछ एक अहम, वैसे तो मुझे तो ये भी बात बड़ी कल अजीबोगरीब लगी हमजा कि इंडिया ने ट्विटर को लिखा कि जो 500 ऐसे अकाउंट्स हैं ना जो कि फार्मर्स उनका एहतजाज है किसानों का, उसको ब्लॉक कर दिया जाए। पहले तो ट्विटर ने उसको जो है वो रिफ्यूज किया कि जी आज़ादी राय है, हम कैसे कर दें, लेकिन फिर उन्होंने उन 500 अकाउंट्स को ब्लॉक किया, इसलिए कि इंडिया की जो स्टेट है उसने ये लिखा कि आप जो है ना हमारे जो कवानीन है उनके साथ कंप्लाइंस नहीं कर रहे, तो उन्हें खतरा पड़ गया कि उनके लोगों को जो वहाँ इंडिया में मौजूद है गिरफ्तार ना कर लिया जाए। तो ये तो सूरत हाल है इन प्लेटफॉर्म्स की, जहाँ पर कि आप कश्मीर के बारे में नहीं लिख सकते, आप फ़लस्तीन के बारे में भी नहीं लिख सकते, आप यमन के बारे में नहीं लिख सकते। सो ये तमाम सूरत हाल जो अफसोसनाक है। और जब हम कहते हैं कि इस्लामाबाद में आके ऑफिसेज खोले तब वो इनकार कर देते हैं। आप देखिए क्योंकि दे नो कि वो हमारे प्रेशर में आई। खैर, अभी जो हम बात करने लगे हैं ना, ट्विटर ने एक और काम किया है। साबिक सदर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के दरवाजे हमेशा के लिए बंद कर दिया। हमें याद है उनकी ट्वीट्स डिलीट की गई थी, अकाउंट सस्पेंड किया गया था, कहा था कुछ अर्से बाद दोबारा से जो है अकाउंट को खोल दिया जाएगा, लेकिन अब ऐसा नहीं होने वाला। और ये भी हम समझ सकते हैं कि जो ट्रंप है वो मुसलसल ऐसे बयानात देते हैं जो कि वहाँ के लोगों को इश्तियाल अंगेज़ी का बाइस बनते हैं, उनको उनके अंदर तफरके का बाइस बनते हैं। सो उन्होंने अब ये वाज़े पैगाम दे दिया और सख्त पैगाम है ये कि साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप अगर दोबारा भी सदर मुंतखब हो गए तो उन्हें ट्विटर इस्तेमाल करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ये मुस्तकिल पाबंदी है जो कि अमरीकी पार्लियामेंट कैपिटल हिल पर ट्रंप के हामियों के हमले के वक्त साबिक अमरीकी सदर ने तशद्दुद की हौसला अफजाई जो की थी उसके रिएक्शन में आई। और ट्विटर और फेसबुक समेत दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने उनके अकाउंट उस वक्त ब्लॉक किए थे। ये टॉक ऑफ द टाउन थी और अब उन्होंने कहा जी कि आप अगर दोबारा सदर बन भी जाएं, क्योंकि मुझे लगता है उनको उम्मीद है कि ये दोबारा सदर नहीं बनने वाले हैं, इसलिए हम आपका अकाउंट दोबारा से जो है चालू नहीं करने वाले। लेकिन हमजा जैसे 500 अकाउंट्स अगर किसान एहतजाज के ब्लॉक हो जाते हैं और ये ब्लॉक हो जाते हैं, तो यहाँ से हमें पता चलता है कि कितनी ज़रूरत है कि हमारे अपने फॉर्म्स हो जहाँ से हम अपना सच, अपनी बातें जो है वो दुनिया तक पहुँचाने की। अच्छा, वैसे ये महज़ब अक़वाम आज़ादी इज़हार राय की भी बात करती हैं और हम ये ट्विटर प्लेटफॉर्म को खैर देख रहे हैं। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपसे फिर बात करते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान।
वेलकम बैक टू सुबह सवेरे पाकिस्तान। और एक जो बात अब हम आपको बताएंगे ना, ये सुनते हुए भी बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए कि तालीम किसी भी मुल्क की तामीर और तरक्की में बड़ी कलीदी अहमियत की हामिल है। बदकिस्मती से पाकिस्तान में हमें नज़र नहीं आता कि तरजीहात में शामिल है, और अगर हुक्मरान तबके की तरजीहात में की बात की जाए तो तालीम का फ़रोग तो उसमें कभी नहीं रहा। सुबह बलूचिस्तान की बात करें तो वहाँ सूरत हाल और भी मायूस कुन है। रिपोर्ट जो है वो हमजा आपको बताएंगे। वो रिपोर्ट ये है कि सूबे में इस वक्त बंद स्कूलों की तादाद 4000 से जायद हो चुकी है। 4000 से बंद स्कूल, कितने कुछ स्कूल्स वहाँ पर पहले मौजूद हैं, इस बात का जवाब आप अपने आप से पूछें और फिर ये बताएं कि 4000 जब उसमें से भी बंद है। और ये जानकर आप हैरान ही हो जाएंगे कि स्कूल बंद होने की वजह यह है कि अक्सर स्कूलों में सिर्फ एक उस्ताद तैनात है और फरा जब वो उस्ताद छुट्टी पर हो, रिटायर हो जाए या फिर इंतकाल कर जाए तो स्कूल बंद हो जाता है, क्योंकि एक ही उस्ताद। कितनी अफसोसनाक बात है। ये मुल्क के सबसे बड़े सूबे की बात हो रही है, जो आबादी के लिहाज से ना सही रकबे के लिहाज से हमारा एक बहुत बड़ा सूबा है। ये वो सूबा है जिसकी तरक्की से पाकिस्तान की तरक्की जुड़ी हुई है। 12 लाख से जायद बच्चे स्कूलों से बाहर हैं। यूनिसेफ की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि बलूचिस्तान में 60 से 70% बच्चे स्कूल में दाखिला ही नहीं ले पाते। उनमें से 78% लड़कियां होती हैं। जाहिर है लड़कियां ज़्यादा इस जो है मुसीबत का शिकार होती हैं। 67% लड़के जो हैं वो भी स्कूल में दाखिला नहीं ले पाते। और बलूचिस्तान हुकूमत की अपनी अगर रिपोर्ट की बात करें जो कि उन्होंने जारी की है, तो सूबे में बच्चों के 31.1%, जबकि बच्चियों के 33.4% स्कूलों में बैठने के लिए मेज़, कुर्सियाँ, चटाई, ये जो बुनियादी चीज़ें चाहिए होती हैं ये भी नहीं। यानी कि वो स्कूल ही नहीं है। अगर हम आम अल्फाज में बात कर लेना, आप अपने बच्चे को कभी ऐसे स्कूल में भेजना चाहेंगे? नहीं। लेकिन अपने चाइल्डहुड की बात करें ना हमजा, हमें स्कूल जाने में क्या अच्छा लगता था कि हम स्कूल जाएंगे, वहाँ पे हमें वो जो एक माहौल मिलता था। लाइब्रेरी होती थी हर स्कूल में। अब आप सोच सकते हैं कि स्कूल में जहाँ मेज़ कुर्सी नहीं है वहाँ कोई किताब होगी, कोई लाइब्रेरी होगी। मैं जब पढ़ रहा था कंप्यूटर लैब्स मौजूद होंगे। आप कंप्यूटर लैब में जाते थे, जो है ना हफ्ते में एक दिन आपको वहाँ पर लेके जाया जाता था आधे पौने घंटे के लिए। मुझे तो सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट लाइब्रेरी का होता था, एंड इट वाज द बेस्ट रिफ्यूज, जिसमें कि आप जाके आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब बदकिस्मती से सब कुछ नहीं है। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहबानी से हम बात किए। अस्सलाम वालेकुम शाहबानी साहब, शुक्रिया वक्त देने के लिए। फरमाइएगा, एक तरफ हम बलूचिस्तान को खित्ते का अगला दुबई कहते हैं कि ये मुल्क में तरक्की का जो है एक नया दौर शुरू होना है और वो बलूचिस्तान से उसका आगाज़ होना है, लेकिन दूसरी तरफ तालीम की बुनियादी सहूलियात ही वहाँ मौजूद नहीं है। अगर यही हालात रहे तो पसमानदगी का शिकार ये सूबा जो है ये कैसे इन हालात को बदलने में कामयाब होगा? जी, बलूचिस्तान दुबई तो बिल्कुल इसको कहा जाना चाहिए। जो बलूचिस्तान के रिसोर्सेज हैं, जो हमारे पास मिनरल्स हैं, जो साहिली पट्टी हैं, जो वसाइल हैं, अब ये है कि पास्ट में फेडरल गवर्नमेंट ने बलूचिस्तान पे तवज्जो नहीं दिया, वसाइल कम दिए। बलूचिस्तान को ख़ुसूसन 18th अमेंडमेंट के बाद जो रिसोर्सेज ट्रांसफ़र हुए फेडरल गवर्नमेंट से, वो बहुत हद तक मिसमैनेजमेंट का, बैड गवर्नेंस का शिकार रहे। इसमें पास की प्रोविंशियल और फेडरल गवर्नमेंट दोनों जिम्मेदार हैं। और मैं ये नहीं कहूँगा कि पास में किसी गवर्नमेंट ने कोशिश नहीं किया होगा। प्रोविंशियल कुछ गवर्नमेंट ने ज़रूर कोशिश की है, लेकिन ज़्यादा वो बराबर वो एफर्ट साबित नहीं हुए। अब जाके बलूचिस्तान गवर्नमेंट, वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल साहब का एक विजन है कि हेल्थ, एजुकेशन, वाटर सप्लाई और टूरिज़म प्लस इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ हमने बलूचिस्तान को ले जाना है। ये मेन हमारा फोकस है। बाकी यकीनन जो 41 डिपार्टमेंट्स है, सबको हम अपनी पाँव पे खड़ी कर रहे हैं, उसमें बेहतरी ला रहे हैं, अकाउंटेबिलिटी को मेक श्योर कर रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी को मेक श्योर कर रहे हैं। गुड गवर्नेंस के जरिए एक पूरा पैराडाइम शिफ्ट के तहत बलूचिस्तान के तमाम सेक्टर में बेहतरी लाई जा रही है, जिसमें एजुकेशन भी है। अब आप देखें कि गुज़िश्ता गवर्नमेंट में ओवरऑल बलूचिस्तान के एजुकेशन सेक्टर के लिए 40 अरब रुपए एलोकेट किए गए, लेकिन 2020 में इसको बढ़ाते बढ़ाते हम 56 अरब तक पहुंचे हैं। यानी 16 अरब रुपए का बलूचिस्तान के एजुकेशन सेक्टर में बजट में एलोकेशन में इजाफा किया गया, विच शोज द प्रायोरिटी एंड फोकस ऑफ बलूचिस्तान गवर्नमेंट टूवर्ड्स इम्प्रूविंग एंड बेटरमेंट इन एजुकेशन सेक्टर। तो इस सिलसिले में हमारे जो टोटल बलूचिस्तान में 14,979 टोटल हमारे तमाम स्कूल और कॉलेजेस हैं, उसमें अब मज़ीद हम इजाफा कर रहे हैं कि 53 सिर्फ जो गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, उसको इस साल हम अपग्रेड कर रहे हैं मिडिल स्कूल में, और 53 मिडिल गर्ल्स स्कूल्स को सेकेंडरी हायर सेकेंडरी स्कूल में हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं। और इसी तरह 85 जो बॉयज़ प्राइमरी स्कूल्स हैं उसको अपग्रेड कर रहे हैं मिडल में, और 18 को अपग्रेड कर रहे हैं फर्दर हायर सेकेंडरी स्कूल में।
इसके अलावा बलूचिस्तान के मुतअद्दिद जो इंटर कॉलेजेस हैं उनको अपग्रेड किया गया डिग्री कॉलेजेस में। माजरत के साथ शाहवानी, आप ये जो रिपोर्ट है ये पिछली हुकूमतों की नहीं है, रिपोर्ट अब आई है कि 4000 से ज्यादा स्कूल जो है वो बंद है। तो ये आपकी हुकूमत की बात हो रही है ना। और फिर उसके बाद ये जो कह रहे हैं कि सूबे में 12 लाख से ज्यादा बच्चे स्कूल से बाहर है, यूनिसेफ की जो रिपोर्ट है ये भी आपकी हुकूमत की बात हो रही है। आईन पाकिस्तान तो कहता है कि आर्टिकल 25A के तमाम बच्चे जो है उनको बेसिक और मयारी तालीम जो है वो आप देंगे, रियासत पाकिस्तान देने की पाबंद है। तो रियासत अपनी कामयाबी, अपनी किरदार अदा करने में नाकाम क्यों है? और आपकी हुकूमत के जो 2.5 साल है उसके बाद ये रिपोर्ट क्यों आ रही? देखिए, रियासत मैक्सिमम कोशिश कर रही है, फेडरल गवर्नमेंट और चारों सूबाई हुकूमतें भी कोशिश कर रही हैं। मैं ये समझता हूँ कि चारों सूबाई हुकूमतें इस बात को समझते हैं कि तालीम के बगैर एक ताबनाक मुस्तकबिल का जो ख्वाब है वो शर्मिंदा ताबीर नहीं हो सकता। बहुत जगह, बहुत सारे प्रोविंसेस में या गवर्नमेंट्स में रिसोर्सेज की कमी का इशू हो सकता है या प्रायोरिटी फिक्स करने का इशू हो सकता है। मैं बाकियों पे कमेंट किए बगैर बलूचिस्तान गवर्नमेंट का जो फोकस है मैंने आपके साथ शेयर किया। और आर्टिकल 25A कॉन्स्टिट्यूशन भी हमें इस बात का पाबंद करती है कि जो इब्तिदाई तालीम है बच्चों का वो रियासत की जिम्मेदारी है, उसको फ्री गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करे। फ्री तो अपनी जगह, मैंने जैसे जिक्र किया, हम तो फर्दर फ्री तालीम के साथ साथ जो प्राइमरी स्कूल की बच्चियों जो हमने अब इनिशिएटिव लिया है, जो आगे बढ़ते बढ़ते इंशाल्लाह बहुत सारे प्राइमरी स्कूल्स तक उसको हम आगे बढ़ाएंगे कि 500 रुपये हम एक्स्ट्रा बच्चियों को जो है स्कॉलरशिप दे रहे हैं, उनको इनकरेज कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को इनकरेज कर रहे हैं कि वो बच्चियों को स्कूलों में भिजवाएं, वो जो इनरोलमेंट है उसमें इजाफा किया जाए। इसके अलावा वो बच्चे, प्राइमरी के वो बच्चे जो चाइल्ड लेबर में तालीम उनका इनरोलमेंट के बजाय उनको दरसगाहों में तदरीसी अमल के लिए भिजवाने के बजाय उनके पेरेंट्स उनको गैरेजेस में, उनको होटल्स में, रेस्टोरेंट्स में या दीगर शोबों में बच्चों को मजबूर करते हैं कि वो जाके चंद रुपए कमाएं, उसको भी हम डिस्करेज कर रहे हैं। हमने उस पर भी लेजिस्लेशन की है। और वो बच्चे जो स्कूल से बाहर हैं और स्कूल गोइंग एज के बच्चे हैं, उनको भी हम गैरेजाज में उनको भी मुशक्कत करते हुए हम नहीं देखना चाहते। उनको हम स्कूल में और खेल कूद के मैदानों में देखना चाहते हैं। उसके लिए बलूचिस्तान गवर्नमेंट हम प्लान कर रहे हैं और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि अगले 2 सालों में जो बलूचिस्तान में स्कूल गोइंग जितने भी चिल्ड्रन हैं मैक्सिमम हम उनको इनरोल करें। बिल्कुल ठीक है लियाकत शाहवानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुबह सवेरे पाकिस्तान से आप बात कर रहे थे। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। एक और बड़ा मसला है, खाने पीने का तो मसला है ही है। उठने, सोने, बैठने की आदतें हमारी बिल्कुल बदल चुकी हैं। और उसके बाद जब कोई शख्स होता है ना, वो आपको ये कहता है कि आप तो, या बच्चे आपको कहना अंकल आंटी, आपको ना बुरा लगता है। आप कहते हैं यार मेरी तो इतनी उम्र नहीं है और मुझे अंकल आंटी कहा जा रहा है। उम्र से ज्यादा बड़े नजर आना शुरू हो जाते हैं लोग। ये बहुत बड़ा मसला है। बिल्कुल सही। हम सब मुझे नहीं समझ आती। हम लोग ना बड़े एक और उसमें चले गए। अक्सर लोग मुझसे लड़ पड़ते हैं कि आपने फोन नहीं उठाया। मैंने कहा मैं 8:30 बजे सो जाती हूँ। तो उन्हें लगता है कि ये कैसे हो सकता है कि 8:30-9 बजे कोई बंदा सो जाए। तो मैं उन्हें कहती हूँ मैं एक्चुअली सो जाती हूँ। मेरा जो है ना, मैंने अपने आप को इस तरह से ट्यून किया हुआ है कि कुछ भी हो जाए मैं 8:30-9 बजे मैं सो जाती हूँ, भले दुनिया में कुछ भी हो रहा है। ये हमारे जो है ना सोने का टाइम भी बड़ा गलत है। पूरी रात जागते हैं और रात को हमें क्रेविंग्स बहुत ज्यादा होती है ना, फिर हम कुछ खाते हैं, हम बर्गर्स मंगवाते हैं और फिर जब खा पी रहे होते हैं वैसे ही हम सो जाते हैं और सुबह हम आराम से उठते हैं। बिल्कुल सही। सो बहुत सारी ऐसी गलत आदतें हैं और गलत रवैये हैं जिन्होंने कि हमारी ज़िंदगी के साइकिल को बहुत बुरी तरह से डिस्टर्ब किया है, जिसकी वजह से कबल अज़ वक्त बुढ़ापा जो है वो तारी हो जाता है। तो इसकी क्या वजूहात होती हैं, क्या इसका रिलेशन है? वैसे ये भी हम ये भी बात कर रहे थे क्योंकि ये भी रिलेशन है कि आप खुद को बूढ़ा समझते हैं, शुरू कर देते हैं तो भी आप बूढ़े हो जाते हैं। ये वैसे हैरत की बात है। हम तो चलें ये बात कर रहे हैं, लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। हमने बात करने की कोशिश की है बुढ़ापे को लेके, उनके जवाबात क्या हैं वो आपको सुना। इंसान की समझ बूझ जो है ना वो बढ़ जाती है। इसमें परेशानी की क्या बात है? हम इसको एक्सेप्ट करते हैं और उसी के सहारे हम जीते हैं। ये जो थिंकिंग है ये बंदे को थोड़ा सा पीछे लेके जाती ज़रूर है। वक्त है, गुजर रहा है, समझे, इसको आप नहीं रोक सकते।
उन्नीस से परेशान होने की कोई बात है भैया? मैं इतना परेशान भी नहीं हूँ, लेकिन मतलब बीमारियाँ भी आते हैं सब, मतलब घर की परेशानी भी होती है, बच्चों की भी होते हैं, तो बंदा तो लाजमी परेशान होता है ना। परेशान है, लेकिन परेशान इस वजह से है कि जितनी उम्र बढ़ती जा रही, घर वाले शादी नहीं करवा रहे हमारी। मैं ये कहूँगा कि कुछ सीखने के लिए उम्र का ज़्यादा होना हमारे लिए नुकसान दे रही है। बढ़ती उम्र से आपको इस बात का इदराक करना चाहिए कि मैं बड़ा हो रहा हूँ और अपने अमाल को बेहतर करना चाहिए। हमजा, मुझे बहुत अच्छा लगा कि वालिदैन शादी नहीं करा रहे। आपको याद है मैंने आपसे पहली मुलाकात में ये पूछा था कि हमजा आपकी शादी कब हुई थी, ना मैंने अप्रिशिएट किया था कि आपने सही टाइम पे शादी कर ली। वालिदैन नहीं करवाते कि जब तुम कमाओगे, घर बनाओगे, फिर हम तुम्हारी शादी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है। और ये देखें, वो जितने नौजवान है ना वो फिलोसोफर बन गए थे। वहाँ देखें कुछ नहीं होता, ये नहीं होता, वो नहीं होता, हम समझ बूझ आ जाती है। और जितने बुजुर्ग थे ना वो कहते हैं हाँ बीमारियां आ जाती हैं, कुछ मसाइल हो जाते हैं। तो मैरी से बात करते हैं। मैरी परवेज हमारे साथ मौजूद हैं कि ये होता आखिर क्यों है। गुड मॉर्निंग मैरी। गुड जो हम कह रहे हैं उसके लिहाज से हमें बताइएगा क्या ताल्लुक है बुढ़ापे का हमारी सोच के साथ, हमारे रवैये के साथ, क्योंकि सोच और रवैये से ही फिर आदतें बनती है ना, लाइफस्टाइल बनता है। रवैये, एटीट्यूड, किस तरीके से हम ज़िंदगी को देखते हैं, पर्सपेक्टिव टू लाइफ हमारा क्या है, ये सब चीज़ें हमारी एज से डेफिनेटली रिलेटेड होती हैं। जैसे एक टीनेजर सोचता है अपनी ज़िंदगी के बारे में, जैसे वो प्लानिंग कर रहा होता है, जैसे वो फ्यूचर प्लान्स बना रहा होता है, गोल्स अपने बना रहा होता है, उस तरीके से एक बुज़ुर्ग, शायद मुझे नहीं कहना चाहिए, somebody who's aging, जिनकी उम्र बढ़ रही है, वो ऐसे नहीं सोचते हैं। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम भी है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ रही होती है वैसे वैसे हमारे गोल्स भी ख़त्म होना शुरू हो जाते हैं। बचपन में अगर हमारा गोल है कि पहले आपने मैट्रिकुलेशन करनी है, कैम्ब्रिज करना है, उसके बाद आप FSC में जाएंगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटी कंप्लीट करेंगे, जी मास्टर्स है, ये है, वो है, वगैरह, जॉब हासिल करनी है, शादी करनी है, ये सब चीजें लेनी है, घर बनाना है, लेना है। हम इनको अंडरमाइन करें मगर गोल्स तो हैं। बिल्कुल हैं, करियर गोल्स और लाइफ गोल्स, ये सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब जैसे जैसे आपकी उम्र इंक्रीज हो रही होती है कि गोल्स या तो आप अचीव कर चुके होते हैं या अगर आप नहीं कर पा रहे होते तो काइंड ऑफ आप एक होपलेस सिचुएशन में होती है कि अब तो उम्र गुजर गई मेरी। आपने कॉमनली ये चीज़ सुनी होगी कि अगर कोई बंदा 30 को पहुंच जाता है तो वो कहता है 30 गुजर गए हैं, 30 रह गए हैं, बस इतनी सी ज़िंदगी थी तो बस ख़त्म हो गई है। तो आई थिंक कि नंबर 1 पॉइंट जो है वो यहाँ पर ये होता है कि जैसे हमारी उम्र गुजरना शुरू होती है और हम इंक्रीज़ हो रही होती है, आपके मेडिकल इश्यूज़ इंक्रीज़ होना शुरू हो जाते हैं। इंसान को ऑटोमेटिकली ऐसे लगता है कि मुझे मेरी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल नहीं है। वो लॉस ऑफ कंट्रोल जब वो फील करना शुरू करता है वो मेडिकल इश्यूज़ की वजह से, साथ ही साथ उसके गोल्स जो हैं वो, उसकी पैशन जो है वो कम होना शुरू हो जाता है कि उसको लगता है कि अब ज़िंदगी में ऐसा कुछ करने को नहीं है, जो कर लिया है वो कर लिया, बाकी अब मेरे में हिम्मत नहीं है क्योंकि अब तो इतनी सी ज़िंदगी रह गई है। तो इसके लिए प्रॉब्लम ये, अच्छा एक और बात ये है कि हम एज अ सोसाइटी अगर देखा जाए तो हम आई नो कि हम लोग ज़्यादा ओल्ड एज की बात नहीं करें, लेकिन फिर भी ये एक ऐसा कैटेगरी है हमारी सोसाइटी की जिसको हम मार्जिनलाइज कर देते हैं। ऑटोमेटिकली हम आइसोलेट करना शुरू कर देते हैं, एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। कौन सी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एडल्ट जो कि अबव 40 हैं, ठीक है, 40 to 60 की एज के अंदर जो हमारे एडल्ट्स हैं, व्हाट आर द एक्टिविटीज़ दैट दे आर डूइंग, कौन से स्पोर्ट्स हैं, कौन सी ऐसी एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज़ हैं जिसके अंदर उनको इन्वॉल्व किया जाता है। हर बंदे की दिमाग की एज सेम नहीं होती है। कुछ लोग हमें 50 साल की उम्र में भी ऐसे तेज नजर आ रहे होते हैं, तंदुरुस्त होते हैं, अपने आप को जवान फील कर रहे होते हैं। कुछ 25 साल के बाद ही ऐसा समझते हैं मैं बूढ़ा हो गया हूँ। दिमागी तौर पर कितना असर है? मेंटल एज इसको कहते हैं। मेंटल एज इज समथिंग कि आप कभी कभार किसी 10 साल के बच्चे को देखेंगे और आप हैरान होंगे कि ये कैसी बातें कर रहा है और ये कितना मैच्योर बच्चा है। ये ऑब्वियसली आपके जेनेटिक्स भी इसके अंदर एक रोल प्ले करते हैं, आपका एनवायरनमेंट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, बच्चे के इंटरेस्ट्स क्या हैं। कुछ बच्चे जो कि अगर एकेडमिकली बहुत स्ट्रांग है, दे प्रॉब्ली माइट बी इंटरेस्टेड इन ज्योग्राफी, और आपको शायद ज्योग्राफी के बारे में कुछ नहीं पता होगा और आपको लगेगा कि शायद ये बच्चा मेरे से ज़्यादा मैच्योर है, लेकिन बेसिकली उसका इंटरेस्ट बस उस चीज़ के अंदर है। और इसी तरीके से अगर आप ये कहें कि 25 ईयर ओल्ड अगर अपने आप को बुजुर्ग समझने लग जाए तो आई थिंक आपको डेली बेसिस के ऊपर यू हैव टू रिमाइंड योर सेल्फ कि अगर बहुत बड़े गोल्स नहीं तो एवरी डे बेसिस के ऊपर छोटे छोटे गोल्स सेट करें, स्पेशली फॉर दोज पीपल हु आर, जो ऐसा सोचते हैं कि शायद उन्होंने कर लिया जो करना था ज़िंदगी के अंदर। मेरी तफक्कुर आजकल के दौर का जिसे स्ट्रेस कहते हैं, तनाव कहते हैं, ये एक आज के दौर की सौगात हमेशा ही रही है। मेरा ख्याल है कि हर दौर में ही रहा है, हमें लगता है आज ज़्यादा। इसका क्या ताल्लुक है एजिंग के साथ? क्योंकि लोगों को बूढ़ा होने से कोई मसला नहीं होता, बूढ़ा दिखने से मसला होता है। दे डोंट वांट टू फील ओल्ड। तो ये कैसे, इससे कैसे छुटकारा पाएं? अच्छा, आपको नहीं लगता कि हमारे यहाँ पर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़ या वेस्ट से हम अगर कंपैरिजन करें अपना,
तो हम लोग यहाँ पर अभी भी फिटनेस को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्शियस नहीं है। बिल्कुल। और स्ट्रेस जो है उसका एक सबसे बड़ा जो स्ट्रेस बस्टर और क्या कहना चाहिए कि समथिंग जो कि आपको हेल्प करता है स्ट्रेस रिलीव करने का, दैट्स एक्सरसाइजिंग, दैट्स हैविंग अ गुड डाइट। साइकोलॉजिकली भी ये चीज़ प्रूवन है, रिसर्च ये चीज़ प्रूव करती है कि जो लोग रेगुलर एक्सरसाइज अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हैं उनके स्ट्रेस लेवल, देखिए स्ट्रेस आपकी ज़िंदगी से नहीं जा सकता, आपको बस उसको मैनेज करना आना चाहिए। और उसको मैनेज करने के दो जो बेहतरीन और आसान तरीके हैं वो हैं आपकी फ़िटनेस के ऊपर गौर करना, एक्सरसाइज के ऊपर, और उसके अलावा ये कि आप अपनी डाइट के ऊपर इस तरीके से गौर करें कि हम बैलेंस डाइट रखें, फ्रेश डाइट रखें, हेल्दी डाइट रखें। हमें बताएं कैसे हम जवान रह सकते हैं, ज़्यादा देर तंदुरुस्त रह सकते हैं, खुश रहकर। और खुश रहकर वो उसका तरीका ये है, कहना आसान है लेकिन वही बात है जो जहाँ से हमने छोड़ा था इस बात को। आपके ब्रेन के अंदर एक छोटी सी न्यूरोट्रांसमीटर, न्यूरोकेमिकल होता है जिसको हम कहते हैं सेरोटोनिन। सेरोटोनिन जो है वो आपके मूड को स्टेबलाइज करने में भी मदद करता है, आपको खुश रहने में भी मदद करता है। एक और चीज़ होती है उसको हम डोपामीन कहते हैं। अब ये दोनों जो चीज़ें हैं वो बेहतर इस तरह से हो सकती हैं कि सेरोटोनिन आपको नेचुरली मिलता है आपके खानों से भी। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो जब टॉक्सिन्स एक रिलीज़ होते हैं आपकी बॉडी में से, तो आप नेचुरली अपने सेरोटोनिन को बूस्ट कर रहे होते हैं, नंबर 1। डोपामीन, इसको हम लेमैन टर्म्स में हम इसको हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं, या सो हैप्पी हार्मोन जो है ये आपका तब रिलीज़ होता है जब आप अपने आप को सराउंड करते हैं उन एक्टिविटीज़ से और उन लोगों से जो कि पॉजिटिव है। अब ये तो वो चीज़ होगी, खुश होते हैं। हाँ, ये वो चीज़ होगी जो आप खुद अपने लिए कर सकते हैं। दूसरे लोग जो आपके सराउंडिंग के अंदर है कि देखिए कि जैसे जैसे एक इंसान जो अपनी उम्र में इंक्रीज़ होता है, और जैसे हमने पहले बात की मेडिकल इशूज़ आते हैं और स्ट्रेसर्स इन लाइफ आते हैं, किसी इंसान को अच्छा नहीं लगता कि वो किसी और पर डिपेंड करे। और जब वो अपने बच्चों पर डिपेंड करना शुरू कर जाते हैं जो कि अभी खुद भी इस काबिल नहीं होते कि वो अपने आप को संभाल सकें, तो उसके अंदर बच्चे भी स्ट्रेस का शिकार होते हैं और बड़े भी। तो उस पॉइंट के ऊपर आई थिंक ये है कि द यंगर पीपल, उनको ये ख्याल रखने की जरूरत है कि आपने अपने बड़ों की सेल्फ एस्टीम नहीं खराब होने की जरूरत है। मेरी बहुत शुक्रिया, आप आई और हमने इस अहम मौजू पे बात की है। बाबा जी और आंटी जी कहना कम करें, ये भी एक वजह है कि वो बेचारे परेशान हो जाते हैं। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। तो सबसे पहले जीप रैली की बात कर लेते हैं। वेरी एक्साइटिंग। हाँ, हम बात भी कर रहे हैं कुछ हैप्पी हार्मोन्स की, कुछ एड्रेनलिन रश की, तो ये सब चीज़ें हमें वहाँ पे मिलती हैं। हाँ, तो अब सवाल यह है कि कौन बनेगा सहराए चोलिस्तान का सुल्तान। 16वीं चोलिस्तान जीप डेजर्ट रैली का जो है मैदान सज चुका है और कलों की सरजमीन जिस तरह फरा आपको बता रही थी, चोलिस्तान में जीप रैली गुज़श्ता रोज तारीखी किले दरावड़ से शुरू हुई और अब शुरू हो चुकी। क्या मैजेस्टिक ये किला है जिसकी हम बात कर रहे हैं। और मुझे अच्छा ये लग रहा है कि क्वालिफाइंग राउंड जो है मुख्तलिफ दर्जाबंदी में हो चुका है। 14 फरवरी तक रेसर्स के फाइनल राउंड्स चलेंगे और इस बरस जो है जीप रैली में 100 से ज़ायद रेसर्स ने हिस्सा लिया है, जिनमें गैर मुल्की और ख़वातीन ड्राइवर्स भी शामिल है। कैसा लगेगा अगर कोई खातून ड्राइवर जो है वो रेस जीत जाए? हाँ, वो जीतेंगी, उनकी कैटेगरी क्योंकि अपनी होती है ना, अलग कैटेगरी होती है। जीप रैली का ट्रैक जनूबी पंजाब के 3 अजला बहावलपुर, भावलनगर, रहीम यार खान से गुजरेगा। पाकिस्तान में खेल, सियाहत और तफरी एक साथ मिलना अक्सर बहुत मुश्किल होता है, हम इसको ढूंढते रहते हैं, लेकिन चोलिस्तान जीप रैली जो है वो वाहिद मुकाबला है और अब वहां पर ये एक त्यौहार बन चुका है। तो मोहम्मद आसिफ वहां पर मौजूद है, फरा ट्रैक पर मौजूद है। एक्चुअल वो जीप रैली ट्रैक जो है वहां से बराह रास्त हमें बताएंगे कि क्या सूरत हाल है। जी आसिफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है और ये विमेन कैटेगरी, मेंस कैटेगरी के हवाले से भी हमें बता दीजिएगा। जी बिल्कुल, देखें जो 16वीं चोलिस्तान जीप रैली है, किला द्रावड़ का मकाम है। फराटे मारती गाड़ियाँ, धूल उड़ाती गाड़ियों का जो मंजर है वो यहाँ पर पेश कर रहा है। सराय चोलिस्तान को बेसिकली तो इसको रेतला इलाका कहा जाता है, रेत वाला इलाका कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर आज जो हम देख रहे हैं वो जंगल में मंगल का शुमार नज़र आ रहा है। यहाँ पर आवाम देख लें या गाड़ियाँ देखें या कोई भी मंजर देखें, यहाँ पर ऐसे लग रहा है जैसे एक मेला सजा हुआ है, यहाँ पर दंगल लगा हुआ है। आज जो प्रीपेड कैटेगरी का पहला मरला है, जो पहला जो राउंड है उसका आगाज़ हो चुका है। कुछ ही देर पहले यहाँ पर आज सुबह 9 बजे के करीब पहला जो राउंड था उसका आगाज़ हुआ था। 230 किलोमीटर का ये ट्रैक है, आज का जो पहला राउंड का ट्रैक है।
और इस पे 50 से ज़ायद जो गाड़ियाँ हैं वो इस पे हिस्सा ले रही हैं। जो दफाई चैंपियन है मीर नादर मगसी, वो भी इस जो ट्रैक पे गाड़ी दौड़ा रहे हैं। इसके अलावा साहबजादा सुल्तान जो हैं, जो उनके हरीफ कहा जाता है, उनका मुकाबला, जिनका सख्त मुकाबला होता है, वो भी आज गाड़ी यहाँ पर दौड़ा रहे हैं। इसके अलावा जनूबी पंजाब से नहीं, पूरे पाकिस्तान से यहाँ पर जो रेसर हैं वो हिस्सा ले रहे हैं। आज के हवाले से यहाँ पर तमाम जो गाड़ियाँ हैं वो ट्रैक पर रवाना हो चुकी है। यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि कल जो क्वालिफाइड राउंड था वहाँ पर जो साहबजादा सुल्तान है उन्होंने जो मीर नादर मगसी को हरा दिया था। पहले जो क्वालिफाइड राउंड था वो साहबजादा सुल्तान ने जीता है, जिसकी वजह से आज ट्रैक पर सबसे पहले गाड़ी लेकर वो दौड़े हैं। जिसके जो और उसके बाद तीसरे नंबर पर मीर नादर मगसी गाड़ी लेकर गए हैं। बड़ा दिलचस्प मुकाबला नज़र आ रहा है आज की जो कैटेगरी है। अगर कल की कैटेगरी की बात की रहे हैं तो कल कैटेगरी जो है स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे, जिनमें तमाम जो रेसर हैं उसमें 70 से ज़्यादा जो रेसर हैं वो हिस्सा लेंगे। और कल ही जो ख़वातीन की जो रेसर है, जो ख़वातीन कैटेगरी है, जिनमें 3 ख़वातीन शिरकत कर रही हैं, जिनमें तुशना पटेल है, सलमा मरवत और इसके अलावा एक कराची की रेसर है माहम, वो भी हिस्सा ले रही हैं। तुशना पटेल अपने जो दफाई चैंपियन है, पिछली दफ़ा जो टाइटल का दफा कर रही हैं, वो भी यहाँ पर आज यहाँ पर आई थी। उन्होंने भी गुफ्तगू की। उनका यही कहना था कि आज का जो ट्रैक है वो कदरे जो कल की निस्बत कदरे आसान है। अच्छा। लेकिन ख़वातीन का ट्रैक इस दफ़ा जो 230 किलोमीटर से लंबा किया गया है। और कल जो ख़वातीन की कैटेगरी होगी, जिसपे हम कह सकते हैं कि फ़रा को भी जो ख़वातीन की कैटेगरी के हवाले से काफ़ी खुश दिखाई दे रही थी, काफ़ी दिलचस्प लग रहा था कि वो सुन रही थी ख़वातीन की कैटेगरी के हवाले से। कल ख़वातीन की कैटेगरी होगी और परसों जो इतवार के दिन फाइनल मुकाबले होंगे प्रीपेड कैटेगरी का जो दूसरा मरला होगा। आज के हवाले से बात की जाए तो आज तमाम जो प्रीपेड कैटेगरी की तमाम गाड़ियां हैं वो अपने ट्रैक पर रवाना हो चुकी हैं। यहाँ पर तमाम जो लोग हैं, यहाँ पर शायकीन बड़ी तादाद में आए हुए हैं। सबसे बात सिक्योरिटी के हवाले से बात करें, यहाँ पर सिक्योरिटी के बड़े जो खासे इंतजाम किए गए हैं। पंजाब पुलिस के साथ साथ यहाँ पर रेंजर के एहलकार भी तैनात किए गए हैं। यहाँ पर तमाम जो शायकीन आए हुए हैं उनको एक कोरोना के, क्योंकि इस दफ़ा कोरोना के हवाले से भी बात करें तो कोरोना की वजह से भी इस ट्रैक को कुछ महदूद किया गया है। तो कोरोना के हवाले से यहाँ पर स्पेशली तौर पर यहाँ पर लोगों को हदायत दी जा रही। बिल्कुल से ये भी बताइएगा, आपने ये तो बताया कि गैर मुल्की इसमें पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, लेकिन क्या गैर मुल्की सयाह भी देखने के लिए आए हुए हैं? और देखने वालों में ख़वातीन की तादाद कितनी है? सिर्फ मर्द हज़रात ट्रैक के अतराफ में मौजूद है इसको देखने के लिए, या ख़वातीन और बच्चे भी आए हुए हैं? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पर ख़वातीन भी आई हुई हैं। गैर मुल्की जो ख़वातीन हैं वो भी यहाँ पर हमने देखा था कि 2 से 3 ख़वातीन यहाँ पर गैर मुल्की जो स्याह है वो भी यहाँ पर पहुँची थी। उन्होंने भी जो चोलिस्तान जीप रैली से काफ़ी महसूस हुई थी। इसके अलावा बच्चों की बात करें तो बच्चों की तादाद अपनी फैमिलीज़ के साथ मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। आज का जो कैटेगरी आज की रेस से महसूस हो रही है। और इसके अलावा यहाँ पर फैमिलीज़ भी यहाँ पर पहुँची हुई है। कैंपिंग किया हुआ है, यहाँ पर अपने अपने कैंप लगा के वो बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ यहाँ पर जो एंजॉय करने के लिए यहाँ पर आई हुई हैं। अपने कैंप लगवाए हुए, खाने बनाए जा रहे हैं कैंपों में। और इसके अलावा यहाँ पर जो वज़ीर आला के जो बताया जा रहा है, यहाँ पर ज़राए के मुताबिक कुछ देर पहले वज़ीर आला बलोचिस्तान जाम कमाल ने भी यहाँ पर दौरा किया। उनका भी हेलीकॉप्टर यहाँ पर पहुँचा और कुछ ही देर में वो भी यहाँ पर ट्रैक पर पहुँचेंगे और यहाँ पर ट्रैक का जायज़ा लेंगे। इसके अलावा यहाँ पर जो दफाई चैम्पियन है मीर नादर मगसी, उनका ये हम जब 92 से गुफ्तगू की तो उनका ये कहना था कि आज जो ट्रैक है जामगढ़ का ट्रैक कहा जाता है इसको, तो वो जामगढ़ का जो ट्रैक है वो कदरे आसान है। बिल्कुल ठीक है, ट्रैक कदरे आसान है। आपने आसिफ हमें आगाह किया है, आपका बहुत शुक्रिया। इतनी अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। अगर आप यूएई गए हो तो वहाँ पे डेजर्ट के नाम से एक पूरा एडवेंचर होता है जिसमें आपको सैंड ड्यून्स में लेके जाते हैं। तो ट्रैक बना हुआ है ना, वो बाकायदा टीलों में आपको वो लेके जाते हैं, जीप चलाते हो, कभी इधर को उलट रही होती है कभी इधर को, और आपका खौफ से ना दहशत से हालत बुरी होती है। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। भी हम आपको मुआशी महाज से एक अच्छी खबर देने जा रहे हैं। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट ने एक दिन में 1 अरब हिस्सेस के कारोबार का संगे मील अबूर कर लिया है। व्हाट अ न्यूज़, व्हाट अ न्यूज़। और ये बड़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है, ना सिर्फ स्टॉक मार्केट के लिए बल्कि तमाम पाकिस्तानियों के लिए, क्योंकि इससे कबल पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में 23 फरवरी 2005 को 1 अरब हिस्सेस का कारोबार हुआ था। तो ये एक लंबे अरसे के बाद दोबारा हमने ये बूम देखा है। हाँ, ये बूम देखा है हमने
कि स्टॉक मार्केट जो है, जिसमें हमेशा मंदी की खबरें हमें सुनाई देती रही, अब वो स्टेबल है, ना सिर्फ स्टेबल है बल्कि बुलिश है कि वो बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ी है। सो मुनाफा बख्श कंपनियों के शेयर्स की खरीदारी के बाइस इसमें तेज़ी रही है। और रवां हफ्ते के चौथे कारोबारी दिन जो है जुमेरात को स्टॉक मार्केट में मंदी रिकॉर्ड की गई थी और 100 इंडेक्स 588 पॉइंट गिर गया था। लेकिन इसी हवाले से हम बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद अकील करीम ढेडी साहब कारोबारी शख्सियत हैं, मारूफ कारोबारी शख्सियत हैं। अकील करीम ढेडी साहब अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। इतना बड़ा चेंज आ गया, इतना ज़्यादा कारोबार हो गया, कितनी मुस्बत खबर है ये, और फ्यूचर क्या आप प्रिडिक्ट करेंगे, क्या बेहतरी रहेगी फ्यूचर में भी? देखें, जो आपने अभी बात की, मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ क्योंकि जो वॉल्यूम बढ़ रहे हैं वो ये इंडिकेट कर रहा है कि लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल बेहतर हो रहा है, मार्केट परफॉर्म कर रही है, कॉर्पोरेट रिजल्ट बहुत ज्यादा अच्छे आ रहे हैं, और जो गवर्नमेंट इस वक्त डिसीजन ले रही है बिजनेस के हवाले से वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव डिसीजन है, और उसका पूरे का पूरा इम्पैक्ट भी देख रहे हैं उसी, और नई लिस्टिंग्स भी हम देख रहे हैं जो बड़े अरसे के बाद लिस्टिंग होना शुरू हो गई हैं, और लोग, मैं समझता हूँ कि जिस तरीके से डिमांड बढ़ रही है ऐसे लग रहा है कि ये मार्केट भी बेहतर परफॉर्म करती रहेगी। और जो सबसे बड़ी बात है कि आम इन्वेस्टर जो कि मार्केट की तरफ नहीं आ रहा था, आज हम देख रहे हैं कि वो मार्केट की तरफ आ भी रहा है, इन्वेस्टमेंट भी कर रहा है। इसके साथ साथ रोशन डिजिटल अकाउंट में काफी नॉन रेजिडेंस पाकिस्तानियों के अकाउंट भी खुल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ ये सारी चीजों को अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये चीज तो बिल्कुल सामने आती है कि इस वक्त पाकिस्तान में जो बिजनेस कम्युनिटी है उनका कॉन्फिडेंस लेवल काफी बेहतर हुआ है। बिल्कुल सही। लेकिन आप इस रवां साल में स्टॉक मार्केट को 55,000 पॉइंट्स तक पहुंचते देख रहे हैं, जो कि हमारा ख्वाब था। पहले हमने देखा कुछ अरसे पहले तक कि ये हद जो है ये भी अबूर हो। और दूसरा, वो जो कोविड का खतरा करार दे रहे थे कि बहुत सारे ये क्या ये खतरा अभी खदशा अभी तक मौजूद है, इसका कोई ताल्लुक है स्टॉक मार्केट की मंदी और तेजी के साथ? देखें, बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं, कोविड की वजह से लोग पैनिक काफी थे, लेकिन पाकिस्तान में कोविड का वो इम्पैक्ट नहीं रहा जो दुनिया में था। तो मैं समझता हूँ कि वो दिन ब दिन वो खौफ खत्म होता जा रहा है और फिर वैक्सीन भी लगना शुरू हो गई है। तो ये सारी चीजें तो ये बता रही हैं कि कोविड शायद आने वाले दिनों में लोग ज्यादा उसकी फिक्र न करें, लेकिन साथ साथ आप ये देखें कि कारोबारी एक्टिविटीज में इजाफा मुसलसल हो रहा है। अब आप जाके उठा के देखें, गाड़ियों की सेल बढ़ रही है, फिर आप स्टील की डिमांड बढ़ रही है, सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, और ये जब डिमांड बढ़ने का मतलब कि आपके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है। तो ये सारी इंडिकेशन आ रही है, क्योंकि सीमेंट की डिमांड का बढ़ना बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सीमेंट सेक्टर, अगर सीमेंट का इस्तेमाल बढ़ता है तो इसका मतलब आपकी इंडस्ट्री, ये सेक्टर्स की, कुछ सेक्टर्स की आपने बात की है, ये हमें बता दीजिएगा कि किन किन सेक्टर्स में आपको उम्मीद है कि अब ज्यादा सरमायाकारी हो सकती है? कुछ का तो जिक्र आपने कर दिया, लेकिन हमने ये भी माजी में देखा कि जितनी तेजी से ऊपर जाती है स्टॉक मार्केट वैसे ही अचानक नीचे गिर जाती है, ऐसे इम्कानात तो नहीं होंगे? देखिए, मैं आपको बताता हूँ, पॉलिसी गवर्नमेंट ने बनाई हुई है, ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन हो रही है, लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा ना, गवर्नमेंट ने पैकेजेस देखे, हाउसिंग सेक्टर है, मॉर्गेजेस सेक्टर है, ये गवर्नमेंट ने बड़े अरसे के बाद रिवाइव किया। ये पॉसिबल ही नहीं था। पाकिस्तान में आपको पता है कि पाकिस्तान में ब्लैक मनी और व्हाइट मनी के बगैर आप काम नहीं कर सकते थे। गवर्नमेंट ने उस इश्यू को भी आपका रिजॉल्व किया। पाकिस्तान में बैंक कभी मॉर्गेजेस देता नहीं था, उसको भी गवर्नमेंट ने पाबंद कर दिया कि बैंक अपने डिपॉजिट का 5% मॉर्गेजेस में लगाएगा। तो ये चीजों को देखते हुए मुझे लगता नहीं है फिलहाल के कोई हम बहुत बड़ा टिप देखें। मार्केट करेक्शन जरूर लेती है और वो हम देख सकते हैं, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि परफॉर्मेंस हम देखते रहेंगे और ये परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में ज्यादा बेहतर तरीके से आ सकती है, क्योंकि क्रॉस द बोर्ड जो डिसीजन ले गए ना, हम ये नहीं कह सकते कि फार्मर्स के लिए भी गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त काम कर रही है। सबसे बड़ी बात है कि 600 रुपए यूरिया की प्राइस कम करवाई, डेप की प्राइस कम हुई, तो ये तो डायरेक्ट फार्मर्स को बेनिफिट मिल रहा है। फिर इनकी क्रॉप अच्छे रेट में बिक रही है, उनकी व्हीट महंगी बिक रही है, उनका गन्ना अच्छा बिक रहा है, उनका राइस बेहतर बिक रहा है, उनकी कॉटन अच्छी बिक रही है। अब सिर्फ ये है कि पर एकड़ डील बेहतर होनी चाहिए। उसके लिए भी पिछले दिनों गवर्नमेंट ने बड़ी जबरदस्त एक मीटिंग की और उसमें इन्होंने कुछ बहुत सारे अच्छे डिसीजन लिए, जिसकी वजह से
फार्मर सेक्टर को भी बड़ा बेनिफिट मिलेगा। बिल्कुल ठीक है, मुस्बत अशारिया सामने आ रहे हैं। अकील करीम रेड्डी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। मारूफ कारोबारी हमारे साथ मौजूद थे और एक अरसे के बाद उनको यही उम्मीद है कि अब अल्हम्दुलिल्लाह और इंशाल्लाह बेहतर होती जाएंगी इंशाल्लाह। एक अरसे के बाद हमजा, वही मैं कह रही हूँ, गुड न्यूज़ हमें सुनने को मिली है। लेट्स होप एंड विश के तरक्की का और खुशहाली का ये पहिया जो है ये इसी रफ्तार से चलता रहे। स्टॉक मार्केट की जो कामयाबी है वो हमें बाकी जगहों पे भी रिफ्लेक्ट करती हुई दिखाई। ऐसा ही है। और पाकिस्तान में इतनी बड़ी तादाद में नौजवान है, फराह, हम हमेशा बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी नहीं सोचते कि जीनियस पैदा क्यों नहीं हो रहे होते, हम बिजनेस बिल गेट्स जैसा क्यों नहीं कर पा रहे होते, मार्क ज़करबर्ग जैसे लोग क्यों नहीं बना पा रहे होते, जब इतने हमारे पास अजहान मौजूद है, नौजवान मौजूद है। हम अभी अपने मेहमान से भी पूछेंगे, लेकिन मुझे मालूम है कि एक ऐसी कम्युनिटी एग्जिस्ट करती है जियूज की, जो कि जो सारे बिजनेसेस मेजरली उनके हैं, जो प्रमोट करते हैं, जो नए यंगस्टर्स होते हैं उनके आइडियाज़ को लेकर उनको इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी देते हैं, सपोर्ट करते हैं ताकि वो अपने कारोबार जो है वो सेटअप कर सकें। तो हमारे यहाँ कारोबारी जीनियस क्यों पैदा नहीं होते, ये एक सवाल है जो कि हम सबके जहन में सबसे अहम उसमें जो मिसिंग लिंक है वो यही है कि बिजनेस रिसर्च का तसव्वुर नहीं है हमारे स्कूल में या कॉलेज यूनिवर्सिटी में। एकेडेमिया एंड इंडस्ट्री का वो जो एक लाइजॉन है वो नहीं है, पता नहीं होता। थ्योरी हम कुछ और पढ़े होते हैं, प्रैक्टिकल में जाके पता चलता है तो दुनिया ही कुछ और है, चाहिए ही कुछ और यहाँ पे। और बगैर मनसूबाबंदी अंधाधुंध काम शुरू कर दिया जाता है। एक तरफ दुनिया चल पड़ती है, एक बंदे ने काम किया होता है, उसने वहां से पैसे कमाए होते हैं, सारे कहते हैं कि जी के चलो जी अब सब यही काम करेंगे और कोई काम नहीं करेंगे, क्योंकि सबसे बेहतरीन काम ही उनको वो लग रहा होता है। तो बिजनेस रिसर्च नहीं कर रहे होते, आपका इंटरेस्ट किसमें है वो नहीं देख रहे होते, दूसरे को देख के उसमें चले जाते हैं। भेड़ चाल है, इनोवेशन नहीं है, और फिर जिसे कहना चाहिए रिस्क लेने का कैपेबिलिटी है, एबिलिटी नहीं है। सो क्या फैक्टर्स हैं जो कि अहम है हमारे बिजनेस जीनियस के ना होने में, इस सब इसको जानेंगे। बिजनेस एक्सपर्ट मोहम्मद फहद फहीम हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फहद फहीम साहब, एंड गुड मॉर्निंग, आपने हमें ज्वाइन किया। फरमाइएगा, कारोबारी स्टार्टअप के लिए मार्केट रिसर्च कितनी अहमियत रखती है, फिजिबिलिटी स्टडी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं है हमारे यहाँ, और अगर है तो उसमें क्या ऐसी कमियां कोताहियां रह जाती हैं कि कारोबार जो है वो नाकाम हो जाते हैं? पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मुझे अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। अभी आप अकील करीम रेड्डी साहब के साथ बात कर रहे थे तो मैं आपकी बात सुन रहा था, वो भी आपने सवाल किया एक कि स्टॉक मार्केट एकदम स्पीड से ऊपर चली जाती है और फिर नीचे आ जाती है। इसमें बेसिकली अगेन हम लोग जो है वो ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं, हम लोग रिसर्च नहीं कर रहे होते। दुनिया में कहीं पे भी स्टॉक जो है बग़ैर रिसर्च के कोई इन्वेस्ट नहीं करता, लेकिन बदकिस्मती से पाकिस्तान में हम लोग, जैसे आप लोगों ने ख़ुद ने ही बात कर दी कि एक ट्रेंड फॉलो होता है, उसके पीछे सब लग पड़ते हैं। वो ये नहीं देखते कि ये हमारे लिए फ़ायदेमंद है या नहीं है। वो हम लोगों के पास रिसर्च का कॉन्सेप्ट ओवरऑल कहीं पे भी नहीं है। बिज़नेस तो दूर की बात, जनरली भी हमारे पास रिसर्च का कॉन्सेप्ट नहीं है। और पाकिस्तान जैसे जो मुल्क होते हैं, जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं, इसमें बेसिकली आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं इस पर बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। इसमें आपको आइडियाज़ लाने होते हैं, थोड़ी सी रिसर्च चाहिए होती है और उसके बाद आपके बहुत ज़्यादा वेन्यूज़ खुल जाते हैं। लेकिन फिर वही बात कि हम लोगों का रिसर्च से ज़्यादा हम लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे होते हैं। एक बंदा एक चीज़ के पीछे अगर लग जाए, अगर आपका एक रेस्टोरेंट चल पड़ता है तो जितने भी लोग होंगे उन सबको वो रेस्टोरेंट खोलना होता है और उसी जगह पे खोलना होता है। ऐसा नहीं होता कि वो एक प्रॉपर उसके ऊपर रिसर्च करें कि भाई उसका रेस्टोरेंट अगर इस जगह पे चला है तो क्या मेरा भी चल सकता है, क्या पता उसके पास शेफ़ बहुत अच्छा हो, आपके पास शेफ़ ना हो, या क्या पता उसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा अच्छी हो, उसके पास पार्किंग की फैसिलिटी हो, आपके पास पार्किंग की फैसिलिटी ना हो, लेकिन आपने देखा दाखी कर लिया और एक ही उस पर चले जाते हैं। ठीक है फहद, हमें आप ये बताएं, बात करते हैं। हाँ, रिसर्च के ऊपर मैं आना चाह रहा था कि रिसर्च मेथडोलॉजीज पढ़ाई जाती हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, आपको बिजनेस रिसर्च करवाई जाती है, बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स वहाँ पर मौजूद होते हैं, नए आइडियाज़ होते हैं, आपको रिपोर्ट तैयार करनी होती है, उसके 100 नंबर अलग से होते हैं। फिर हम भेड़ चाल की तरफ क्यों चले जाते हैं? क्या रिसर्च हमें करनी नहीं आती और ठीक तरीके से करवाई नहीं जा रही होती, लेकिन ये सब्जेक्ट पढ़ाए जा रहे हैं? बेसिकली यहाँ पे थोड़ा हम लोगों की जो प्रैक्टिकल लाइफ में जो इम्प्लीमेंटेशंस होती हैं, देखें हमारा जितना भी सिलेबस है, हमारा जितना भी कोर्स होता है वो बाहर से ड्राइव हो के आता है। जिस तरह ओ लेवल्स का है वो ब्रिटिश का है, इस तरह
वो चीज़ें उनको उस तरीके से नहीं पढ़ाई जाती, वो प्रॉब्लम्स उनको उस तरीके से नहीं पढ़ाए जाते और उनकी इतनी कैपेबिलिटीज़ डेवलप नहीं की जाती कि उसको वो पाकिस्तान के माहौल में रह के उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकें। हम लोगों की जो यूनिवर्सिटी और उसमें पढ़ाई जाती है उसमें आधे से ज़्यादा जो चीज़ें हैं हम लोग कॉपी पेस्ट की तरफ चले गए हैं। हम लोग प्रॉपर अपना दिमाग यूज़ नहीं करते, हम लोग शॉर्टकट्स ढूंढ रहे होते हैं और टीचर्स भी इन चीज़ों को इंश्योर नहीं करते कि बच्चा उस चीज़ को अपने आइडियाज़ लेके आए, अपनी एक तहकीक करके लेके आए। मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मार्क्स लेने के लिए, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करने के लिए कॉपी पेस्ट हो रहा होता है, प्रोजेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं, रिपोर्ट्स बन जाती हैं और वो क्लियर होके आ जाते हैं। फिर बाहर आके हमारी जो काउंसलिंग है वो रिसर्च देखें, खाली बिजनेस से आप इसको रिलेट ना करें। रिसर्च आप ये शो बगैर रिसर्च के नहीं कर सकते। इसी तरह रिसर्च हर फील्ड में होती है, लेकिन हम लोग अगर शुरू से देखा जाए तो हम लोग की कैरियर काउंसलिंग भी नहीं हुई होती। हम लोग बच्चे के ऊपर ज़्यादा अगर देखा, मैं इस तरीके से बोलूँ कि हम लोग बच्चे पे रिसर्च नहीं करते तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एक बच्चे को बता दिया जाता है कि आपने जाना किस साइड पे, आप उसको फोर्स करके अगर एक साइड पे लेके जाएंगे तो फिर आप उसको रिसर्च या कुछ भी पढ़ा दें वो उस तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएगा उस चीज़ को। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बिजनेस एक्सपर्ट फहद फ़हीम साहब गुफ्तगू कर रहे थे और कंक्लूजन हर बात का यही है कि डिमांड एंड सप्लाई का एक रूल है, आपको तहकीक करनी चाहिए कोई भी कारोबार शुरू करने से पहले कि उसकी कामयाबी के क्या इम्कानात हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसी और केस स्टडीज़ भी हमें बाहर की पढ़ाई जाती हैं, बात दुरुस्त है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट होती हैं या नहीं होती ये नहीं सोचा जाता। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे फिर मिलते हैं। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। वेलकम बैक। इससे पहले कि हम बातचीत शुरू करें, हमजा इज सुपर एक्साइटेड और सिर्फ हमजा ही नहीं, मेरा ख्याल है कि हम सब बड़े एक्साइटेड है। कल हमने जो मैच देखा है तो बड़ी वाह 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 के अलावा और कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। अच्छा, मुझे तो एक दफ़ा ना डर लगना शुरू हो गया कि शायद हम मैच हारने वाले हैं, जो हालात हो गए। वैसे मोहम्मद रिजवान और उस्मान कादिर वर्सेस साउथ अफ्रीका लग रहा था कल जो मैच हुआ, और मोहम्मद रिजवान की सेंचुरी और उस्मान कादिर ने जिस तरह से आके विकेट्स ली और बॉलिंग की, तो ये मामला था। खैर, पाकिस्तान पहला जो T20 है वो जीत चुका है, कल दूसरा T20 होगा और परसों तीसरा T20 मैच होगा। इसके ऊपर हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेंगे कि मैच कैसा रहा, क्या खामियां थी हमारी टीम के अंदर। मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेग साहब अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। सर, ये बताएं कि कल मैच हाथों से जाता जाता वापस आ गया, आपको कैसा लगा मैच? वालेकुम अस्सलाम और सुबह बखैर फरा और हमजा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो तजुर्बाकारी जनूबी अफ्रीकन क्रिकेट टीम थी, उनके आड़े आई, जिसकी वजह से वो ये मैच नहीं जीत सके। वरना ऐसा लग रहा था कि जनूबी अफ्रीका की टीम इस मैच को जीत जाएगी, लेकिन उनका जो मेन बैट्समैन था डेविड मिलर वो आउट हो गया। फिर उसके अलावा उनका जो कप्तान था हैरी क्लासन वो आउट हो गया। तो उसकी वजह से ये यकीनन वेकअप कॉल है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि पाकिस्तान की T20 टीम कहीं बेहतर है जनूबी अफ्रीका की T20 टीम से। अब कल के मैच में क्या करते हैं क्या नहीं, कुछ टीम का जो 11 रुकनी कॉम्बिनेशन था उस पर भी बात हो सकती है, कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं। अब देखते हैं कि कल मिसबाउल हक और वकार यूनुस क्या करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, आप बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले रिजवान के ये मेरा ख्याल है ये पूरा साउथ अफ्रीका का विजिट जो है हमें ये साबित करने के लिए कि हम जिसको जो समझते थे वो वैसा नहीं था। मोहम्मद रिजवान के बारे में क्या क्या कुछ नहीं कहा गया, उन्होंने खुद भी अपनी उसमें कहा कि मुझे कहते थे जी मैं विकेट कीपर बैट्समैन, मुझे टेस्ट का प्लेयर भी नहीं हूँ, ODI का भी नहीं हूँ, T20 का भी नहीं हूँ, किसी का भी नहीं, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया। और अहमद शहजाद के बाद ये हमारे दूसरे बैट्समैन तीनों फॉर्मेट्स में जिन्होंने सेंचुरी की, विकेट कीपर बैट्समैन। तो ये कमाल हम क्यों ऐसे लोगों को नहीं पहचान सकते? देखिए, उसकी बुनियादी वजह ये फरा कि जब सरफराज अहमद कप्तान थे, वो एज ए कैप्टन विकेट कीपर खेल रहे थे, तो रिजवान का चांस नहीं बन पा रहा था। जब सरफराज बाहर हुए, रिजवान को मौका मिला और रिजवान ने प्रूव कर दिया। अब रिजवान दुनिया के दूसरे विकेट कीपर हैं कि जिसने तीनों फॉर्मेट में सेंचुरियां स्कोर की हैं। न्यूजीलैंड के ब्रेंडन मैकलम टेस्ट, वनडे और T20 में सेंचुरियां बना चुके हैं और अब रिजवान ने बनाई है। और इन्होंने अहमद शहजाद जो पाकिस्तान के 111 रन नॉट आउट उन्होंने बनाए थे 2014 में ढाका में बांग्लादेश के खिलाफ, तो ये अहमद शहजाद के बाद बैट्समैन बने अपनी प्राइम फॉर्म में। और क्रिकेट यही है, फॉर्म का खेल है। इस वक्त रिजवान ने जिस तरीके से रन स्कोर किए न्यूजीलैंड में, जिस तरीके से टेस्ट सीरीज के मैन ऑफ द मैच करार पाए,
जब बैट्समैन फॉर्म में आता है तो फिर तमाम बॉलर्स उसे बिल्कुल ही ऑर्डिनरी नजर आते हैं। और यही किया रिजवान ने, जिस तरीके से कल उन्होंने बैटिंग की, खास तौर पर ऑन साइड पर उन्होंने जो अपने रन स्कोर किए 76% रन उनके ऑन साइड पर थे और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ खेले। किस्मत ने भी उनका साथ दिया। फरा 89 पर उनका एक कैच ड्रॉप हुआ, एक 98 पर भी कैच ड्रॉप हुआ, लेकिन कहते हैं ना कि किस्मत भी बहादुरों का साथ देती है। तो उन्होंने पाकिस्तान के लिए जो परफॉर्मेंस दी है कि 169 में से 104 रन तो मोहम्मद रिजवान के थे, तो और दूसरा बड़ा स्कोर 21 रन हैदर अली का था। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि कितनी डोमिनेंट इनिंग्स खेली है मोहम्मद रिजवान ने। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, ओपनिंग के हवाले से बता दीजिए। मोहम्मद रिजवान को ओपन करवाया गया, सेंचुरी उन्होंने कर ली, लेकिन क्या हम पावर प्ले को ठीक तरीके से यूटिलाइज कर सके? दूसरा सवाल इफ्तिखार अहमद की शमूलियत पे, और तीसरी चीज फहीम अशरफ को हम बैटिंग ऑलराउंडर के तौर पे 7वें नंबर पे खिला रहे हैं, फिर फायदा क्या हुआ? स्कोर तो उन्होंने इतना 3 ओवर्स में खा लिया। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। एक तो आपका ओपनिंग कॉम्बिनेशन हमें डिसाइड करना पड़ेगा। इस साल के आखिर में भारत में वर्ल्ड T20 होने वाला है सितंबर अक्टूबर में, तो आखिर हमारा ओपनिंग कॉम्बिनेशन होगा क्या? अब हमने रिजवान को, चूंकि बाबर आजम अनफिट हो गए थे न्यूजीलैंड में, तो रिजवान एज एन ओपनर आए। अब वही उसको हमने कैरी किया। बाबर आजम फिट होकर आए तो हमने रिजवान को एज एन ओपनर भेजा। तो अब हमें देखना पड़ेगा कि आया रिजवान T20 के स्पेशलिस्ट ओपनर हैं और फिर बाबर आजम के साथ इनिंग्स ओपन करेंगे, या जो स्पेशलिस्ट ओपनर्स जो नहीं खेल सके, जैसे कि आप शान मसूद बाहर हैं टीम से, और भी कई ओपनर्स हैं, तो हमें देखना पड़ेगा। रिजवान मेरे ख्याल में अगर इसी तरीके से खेलते रहे तो बाबर आजम और रिजवान की ओपनिंग जोड़ी बड़ी जबरदस्त है। लेकिन एक चीज हमें ध्यान में रखनी होगी, दोनों अग्रेसिव बैट्समैन है। रिजवान भी पहली गेंद से जारहाना स्ट्रोक्स खेलते हैं और बाबर आजम भी, तो कहीं ये कॉम्बिनेशन कहीं बीच में जाके मुश्किल ना डाले कि अगर जल्दी आउट हो जाए तो मसला हो जाए। जहां तक आपने इफ्तिखार की बात की हमजा, इफ्तिखार जो है वो मिसबाह-उल हक के ब्लू आइड बॉय हैं, उन पर बहुत ज्यादा उनका कॉन्फिडेंस है। माशाल्लाह वो 30 साल के हैं, आप देखें वो 30 साल के लगते हैं। और फिर इसके अलावा उनकी जो T20 इनिंग्स अगर आप गुज़िश्ता 8, 7, 8 उठा के देखें, 49 रन टोटल, उनको किस बेसिस पर खिला रहे हैं। और फिर फहीम अशरफ की आपने बात की, फहीम अशरफ लगता ही है कि अब अपनी बैटिंग पे ज्यादा कंसंट्रेट कर रहे हैं, बॉलिंग को इतना ज्यादा वो नहीं कर पा रहे। उनको बॉलिंग ऑलराउंडर है, उन्हें अपनी बॉलिंग को बेहतर बनाना होगा। तो अब देखते हैं कि मिसबाह-उल हक, बहुत से अच्छे प्लेयर्स हैं पाकिस्तान की 20 रुकनी टीम में जिन्हें मौका मिल सकता था। दानिश अजीज एक बड़े अच्छे लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, तो उनको चांस भी नहीं दिया मिसबाह-उल हक ने। और अगर हम चाहते तो हम 2 लेग स्पिनर भी हमजा खिला सकते थे कि जाहिद महमूद बड़े जबरदस्त लेग स्पिनर है। हमने देखा कि साउथ अफ्रीकन लेग स्पिन बॉलिंग पर डिसीव हुए। तो मिसबाह-उल हक अब देखते हैं क्या कॉम्बिनेशन बनाते हैं कल के मैच के लिए। बिल्कुल ठीक है। मिर्जा इकबाल बेग साहब, आप हमारे साथ ही मौजूद रहे। हम कुछ PSL के हवाले से आपसे बात करना चाह रहे हैं। PS गाना जो है वो कुछ लोगों को पसंद आ रहा है, कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहा, और बड़ी खुल के जो है अपनी राय दी जा रही है। शुएब अख्तर साहब ने अपनी राय दी है, पहले आपको वो सुनाता है। यार इतने बुरी कॉम्पोजिशन, इतना बुरा गाना, यार ये बनाया किसने? ये PCB के कौन सा बंदा है जिसने ये आइडिया अक्स किया है और जिसको दिया है उसने बनाया है? शर्म नहीं आती गाना बनाया हुआ आपको? आपने मेरे बच्चे डरा दिए हैं। आपने मेरे बच्चे मेरे 3 दिन से बात नहीं कर रहे आपकी वजह से। मैं आपसे बड़ा सख्त नाराज हूं और मैं केस करने वाला हूं आप पे। आज आएगा करोड़ है ग्रूव, वो बेचारे जो गाने वाले उनको पता नहीं होगा ग्रूव का मतलब क्या है। ग्रूव का मतलब पता क्या होता है? ग्रूव नाली से कहते हैं। यार अजीब आदमी, यार पर लफ्जी माना चेक कर लो जी। एक तो जिस तरह से उन्होंने कहा ना भाई बहुत बुरा, ये जो म्यूजिशियंस की एक टिपिकल लय है जिसमें वो किसी चीज़ की तारीफ करते हैं। तो शुएब अख्तर का ये अंदाज, आपका क्या ख्याल है कि इस तरह से क्रिटिसाइज होना चाहिए? खासतौर पे मुझे लग रहा है जैसे उन्होंने कहा ना करोड़ और ग्रूव, तो उनको वो पंजाबी तलफ़्फ़ुज़ और अदायगी और मेरा ख्याल है उस रंग पे थोड़ा सा ज़्यादा एतराज़। पोठोहार के हैं शुएब अख्तर, और वो जिस तरह से वो ब्लंट है, खेलने के वक्त में भी ब्लंट थे, कोई चीज छुपा कर नहीं रखते थे, और इस तरह से तनकीद में भी ब्लंट थे। मैं नाम बता देता हूँ जिसने बनवाया गाना, बाबर हामिद साहब हैं, डायरेक्टर कमर्शियल पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के। अब वो PSL के भी प्रोजेक्ट हेड बन चुके हैं, उन्होंने गाना बनवाया है। मिली जुली इस पर वो है ओपिनियन फरा, और मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ किस्म के तबसरे कर रहे हैं। और वाकई में क्योंकि क्रिकेट का गाना था, तो क्रिकेट के गाने में अगर आपकी, लोग कहते हैं कि अली जफर
चुके, उनसे गाने गवाए थे नजम सेठी साहब ने, तो अली जफर को इन्होंने साइड लाइन कर दिया कि वो नजम सेठी का टैग लग गया, हालांकि वो हमारा एक नेशनल सिंगर है। अगर अली जफर नहीं था तो आतिफ असलम से आप गवा सकते थे, आतिफ असलम नहीं था, राहत फतेह अली ने अभी कश्मीर प्रीमियर लीग का गाना गाया है। बहुत सारे गुलकार हैं, शहजाद रॉय है, सलीम जावेद हैं, बेशुमार गुलकार हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मिर्जा साहब क्या बुराई है कि अगर बलूचिस्तान का फोक सिंगर गाए, सिंध का फोक सिंगर गाए, पंजाब का फोक सिंगर गाए, केपी का फोक सिंगर गाए, है तो पीएसएल ना, तो जरूरी है कि हम एक जिसे कहना चाहिए जरा यो किस्म के जो सिंगर्स हैं हमारे, ठीक है हमारी नेशनल सिंगर्स हैं, वी टेक प्राइड इन देम एज वेल, वी लव देम एज वेल, लेकिन ये इसलिए किसी चीज़ को अंडरमाइन करना कि नंबर 1 किसी खातून ने गाया है, नंबर 2 पंजाबी एक्सेंट है उनका और थोड़ा पंजाबी स्टाइल है, तो ये क्रिटिसिज्म का मेयार होना चाहिए। बिल्कुल, ये बात आपकी दुरुस्त है, इससे मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा, बात चीज़ों से शायद इत्तेफाक ना करूं, लेकिन नसीबो लाल जो है वो हमारी सिंगर है, नेशनल सिंगर है, और इस तरह से उनके बारे में कमेंट्स शोएब को तो नहीं करने चाहिए थे, लेकिन इसके अलावा अगर ओवरऑल देखें ना फराह, हम तजर्बात कर रहे हैं ना, अब ग्रूव आप मुझे बताएं कि कितने लोगों को ग्रूव के माने आते हैं, और शोएब जो मतलब बता रहे थे ग्रूव के तो बहुत सारे माने निकलते हैं अगर आप डिक्शनरी पर जाएं। तो बहरहाल अब हो गया, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बना दिया है, शायद धूम धड़क्का करना चाहता था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, अब क्या करें, 20 फरवरी से गाना बजना शुरू हो जाएगा, तो हमें अब इस गाने के साथ ही जीना पड़ेगा। मिर्जा इकबाल बेग साहब, गाने वालों से ज्यादा गाना जो बनाया गया है उस पे तनकीद हो रही है, गाने वालों पर तो उतनी तनकीद नहीं हो रही कि किसने गाया, गाना जो बनाया गया है, जो कंपोज किया गया, फिर जो अल्फाज रखे गए, जो बोल रखे गए, वो एक मसला है। आप उसको कैसे देखते हैं? क्या पीएसएल का गाना था ये, क्रिकेट का गाना था ये? लगता नहीं है हमजा, फरा शायद मुझसे इख्तिलाफ करें, लेकिन लगता नहीं है। उसकी बुनियादी वजह ये कि जो एक कोई जुल्फी साहब है जिन्होंने इसकी कंपोजिशन भी दी है, गाना भी लिखा है, और जिसे कहते हैं अंधा बांटे रेवड़ियां अपनों अपनों को, तो जब से बाबर हामिद साहब आए, आपको याद है पिछली पीएसएल में 22 करोड़ रुपए की जो ओपनिंग सेरेमनी हुई थी, जो भारतीय डायरेक्टर आई हुई थी और फिर वो चली गई, और फिर वो कोविड आ गई, वो वाघा बॉर्डर से नहीं जा सके, बड़ी मुश्किल थी। लेकिन देखना चाहिए प्रोफेशनल अंदाज से, बाबर हामिद साहब मल्टी नेशनल कंपनी में काम कर चुके हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ वाबस्ता रहे, तो उन्हें देखना चाहिए कि क्या हम करने जा रहे हैं। मेरे ख्याल में एहसान मानी साहब को भी इसका नोटिस लेना चाहिए कि एक ये गाना पूरी पीएसएल जो ब्रांड है उसको रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें क्रिकेट का टच आना चाहिए। अब आप देखें, उन्होंने टीवी दिखा दिए, शायद उन्होंने उस वक्त ये नहीं सोचा था कि एनसीओसी है वो इजाजत दे देगी तमाशाइयों के बैठने की, तो उसमें कहा गया है कि आप घर पे ही बैठ के देखें। आप देखें उसकी थीम के ऊपर भी आप बात कर सकते हैं ना, मतलब सोच समझ के करते हैं। अब चले, बन गई ये चीज, लेकिन आइंदा मुस्तकबिल में इन्हें मोहतात रहने की जरूरत है। बिल्कुल ठीक है, मिर्जा इकबाल बेग साहब हमारे साथ थे। वैसे पता चल गया कि आपको भी कोई गाना इतना पसंद नहीं आया। सुबह सवेरे पाकिस्तान, सुबह सवेरे पाकिस्तान। सुबह उठते ही देखते हैं यहाँ पर, तो उम्मीद थी कि फोग नहीं होगी, धुंध नहीं होगी, लेकिन इतनी ज्यादा धुंध, इतनी ज्यादा धुंध, इतनी औस पड़ रही है। कल भी गाड़ियां अगर बाहर खड़ी हो ना तो सारी गीली, रोड्स भी गीली, और ऐसे जैसे बारिश हुई है, ऐसे जैसे बारिश हुई। तो मुझे तो मैच का भी खतरा पड़ा हुआ था कि हमारे अरमानों पर ही ना औस पड़ जाए। अच्छा, मैच में आप थोड़ी बहुत धुंध देख पा रहे थे कि जब आखिरी ओवर्स चल रहे थे ना, उस वक्त ऐसा था। तो पंजाब के मैदानी इलाकों में सर्दी की शिद्दत तो कम है, मगर धुंध आज जीरो विजिबिलिटी इतनी तो मुझे दिसंबर में भी नहीं फील हुई जितनी आज ज्यादा फील हो रही थी। तो इसकी वजूहात क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। तर्जुमान महकमा मौसमियात खालिद मलिक साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब। सर, क्या आपकी प्रेडिक्शन हम कहें कि सही नहीं इतनी रही? आपने कहा था बस अब धुंध नहीं होगी, लेकिन धुंध तो हो गई, और आपने कहा था सर्दियां जरा तवालत इख्तियार करेंगी तो अभी से गर्मी लगना शुरू होगी। मौसम धोखा दे गया? वालेकुम सलाम। नहीं, मौसम ने अभी धोखा नहीं दिया। अभी सिर्फ ये हुआ, जैसे फरवरी स्टार्ट हुआ तो फरवरी में हमारे पास कोई रेनी स्पेल नहीं आया, वो एक ड्राई स्पेल चल रहा है। उस ड्राई स्पेल की वजह से टेम्परेचर थोड़ा सा राइज किया, और उसी ड्राई स्पेल की वजह से आपको थोड़ा सा धुंध भी नज़र आ रही है। ये मैक्सिमम 3 से 4 दिन तक धुंध रहेगी, उसके बाद धुंध में काफ़ी हद तक कमी वाक़ हो जाएगी। बल्कि आप इसको धुंध नहीं कह सकते, ये बेसिकली स्मोक है, क्योंकि आपके पास ड्राई स्पेल की वजह से जो डस्ट पार्टिकल्स हैं, जो कि कार्बन पार्टिकल्स हैं,
वो सस्पेंडेड है एयर में, और उसकी वजह से जब फॉग उसके साथ मिलती है तो वो स्मोक बन जाती है, और ये थोड़ी सी ख़तरनाक भी होती है, स्पेशली इनहेल करने में। तो इसके लिए थोड़ी सी एहतियात करनी है, लेकिन ये ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, ये 3 से 4 दिन है। और उसके बाद फिर जो लास्ट 10 डेज़ हैं उसमें अच्छी रेन होगी, और फिर आपका टेम्परेचर जो है वो स्टेगनेंट हो जाएगा, वो जो एकदम शूट अप करना शुरू हो गया है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये फील हो रहा था कि दोपहर के वक्त लाहौर में गाड़ी में एसी ऑन करना पड़ता है अगर आप बाहर निकले, इतनी ज़्यादा वो। तो आपको लग रहा है कि ये सिलसिला 3-4 दिन के बाद बेहतर हो जाएगा, फिर सर्दियाँ जो आपकी प्रेडिक्शन है एक्चुअली कि सर्दियाँ थोड़ी तवील होंगी, तो हमें ज़रा एसी डिले चलाने पड़ेंगे, मार्च के एंड तक, अप्रैल तक ही एसी चलेंगे। देखिए, इसमें ये होता है कि जब आपके पास टेम्परेचर शूट अप करना शुरू कर जाते हैं तो वो उसको बहुत ज़्यादा नीचे तो लाया नहीं जा सकता, क्योंकि जो एक नेचुरल फिनोमेना है कि अगर कोई वेदर सिस्टम आता है तो जो जितना बढ़ चुका होता है वहाँ पे रुक जाता है, और उसके बाद फिर तेज़ी से बढ़ना जो है ना वो कम हो जाता है। हम ये कह सकते हैं कि आपके फरवरी के जो लास्ट 10 डेज़ हैं 21 से लेके इंशाल्लाह 28 तक, उन डेज़ में आपके पास रेनी स्पेल आएंगे और टेम्परेचर जितना बढ़ चुका है वहाँ पे वो रुक जाएगा या 1 से 2 डिग्री कम हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये कहें कि वो पुरानी विंटर जो कि आप फरवरी में नज़र आ रही थी उस तरह की नज़र आए, उस तरह की पॉसिबिलिटी अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। बिल्कुल ठीक है। फेब के एंड में आपने बात की कि फरवरी के आखिर में बारिशें होंगी, आखिरी जो अशरा होगा उसमें बारिशें हो रही होंगी, तो ये हमें बता दें कि ये 2-3 दिन की बारिशें होंगी, 6-7 दिन की बारिशें होंगी, ये 1 दिन की बारिश पे गुजारा करना होगा? नहीं, इसमें ऐसे है कि इन 8 दिनों में 2 स्पेल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक स्टार्ट में 20-21 को, और वो 24-25 तक भी जा सकता है, फिर एक दो गैप के बाद फिर 27-28 को पॉसिबिलिटी है। तो उस हिसाब से अच्छी रेंज जो है वो पूरे पंजाब में और के ऑलमोस्ट पाकिस्तान के जो सेंट्रल एरियाज हैं या जो शुमाली एरियाज हैं उसमें रेन होने के चांसेस हैं, इंक्लूडिंग सिंध को भी ये टच करेगी, तो उसमें फिर टेम्परेचर ड्रॉप होंगे इंशाल्लाह। और कराची का भी बता दीजिएगा, शहर कायद में वो लग रहा था सर्दियां तवालत इख्तियार करेंगी वाला, आपने कराची के लिए ज़्यादा कहा था, वहाँ पे सर्दी ज़रा मामूल से ज़्यादा है, आम जो पिछले सालों से ज़्यादा है, और कितना लंबा रहेगी, और वहाँ पे मौसम की तब्दीली की क्या सूरत हाल रहेगी? वहाँ जैसे ये मैंने आपको वेदर स्पेल के बारे में कहा, इसमें जो पहला वेदर स्पेल है इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो सिंध को टच करेगा और वहाँ पे रेन दे सकता है, लेकिन थोड़ा सा अगर ये डाउन पे चला गया, साउथ पे चला गया, तो कराची में भी लाइट रेन हो सकती है, लेकिन अभी फ़िलहाल इसकी पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। टेम्परेचर्स जो जनवरी में कम हुए थे कराची और सिंध के, वो अब काफ़ी हद तक नॉर्मल की साइड पे आ चुके हैं, और आने वाले दिनों में फरवरी में कोई ऐसी कोल्ड वेव एक्सपेक्ट नहीं की जा रही, और इंशाल्लाह जो टेम्परेचर्स हैं वो 13, 14 और 15 की रेंज में ही रहेंगे कराची और इसी तरह सिंध के और एरियाज़ में। बिल्कुल ठीक है। खालिद मलिक साहब, मुझे तो अब गर्मियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं, तो मैं तो गर्मियों को लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो गया हूँ कि गर्मियाँ आ रही हैं, गर्मियाँ इस दफ़ा ज़्यादा सख्त तो नहीं हो जाएंगी, ज़्यादा गर्मी तो नहीं पड़ रही होगी, हम ज़्यादा परेशान तो नहीं हो जाएंगे? देखें, नॉर्मली जो क्लाइमेट चेंज की वजह से जो समर है वो ऑलरेडी एक्सटेंड हो चुका है, और आपकी टेम्परेचर्स जो है वो नॉर्मल से बढ़ चुके हैं, तो उस वजह से गर्मी की शिद्दत तो बहरहाल अपनी जगह कायम है, और वो आपको जो है उसके लिए कोई ना कोई सदेबाब करना पड़ेगा। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। स्प्रिंग रहेगा, बीच में बाहर का मौसम आएगा कि सर्दी से एकदम से हम गर्मी में चले जाएंगे? वो जैसे होता है कि अभी स्वेटर उतार ही रहे होंगे तो एसी भी चलाना शुरू कर देंगे। नहीं, इस दफ़ा एक्सपेक्टेशन ये है कि स्प्रिंग का जो दौरानिया है वो कम रहेगा, वो बहुत ज़्यादा नहीं होगा, आपको थोड़ा सा टाइम मिलेगा जिसमें आप ये कह सकते हैं कि मैक्सिमम 1 मंथ और 3 वीक्स, उसके बाद एकदम समर जो है ना वो स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है खालिद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे वैतान से आप बात कर रहे थे, सर्दियाँ छोटी हो गई, बाहर का मौसम छोटा हो जाएगा, गर्मियाँ बाहर और खुशियों का मौसम वैसे ही छोटा लगता है, वो भले जितना भी तवील हो, और अब तो वैसे ही वो मुख्तसर होता चला जा रहा है। अच्छा, चलें आगे बढ़ते हैं। हम आपको कुछ नौजवानों से भी तो मिलाना होता ना, कि जो मौसम नहीं देख रहे होते, जो हिम्मत हमें दिखाते हैं कि ऐसे काम हो सकता है। मुलाजमतों की कमी की वजह से नौजवानों की अक्सरियत जो है वो बेरोजगारी का गिला करती नजर आती है, मगर खानेवाल के एक गांव के रिहायशी मारूफ बिजनेस ट्रेनर और यूट्यूबर शाहिद जोया की नज़र में बेरोजगारी का लफ्ज़ सिर्फ एक बहाना है, ऐसा होता कुछ नहीं। तो ये क्या उनकी कॉन्सेप्ट है, मिथ है, सोच है, अप्रोच है, ये इसके बारे में हम जानेंगे। हमारे नुमाइंदे फरहान कयूम चौधरी इस वक्त शाहिद जोया के साथ मौजूद हैं, मजीद तफसील जाने उनसे बात करते हैं। जी फरहान, बताएं क्या कहते हैं ये शाहिद जोया साहब?
जी बिल्कुल, इस वक्त हम मौजूद हैं खानेवाल के नवाही गांव 7910 में, जहां के नौजवान शाहिद जोया ने यूट्यूब चैनल बनाया हुआ है। इन मारूफ यूट्यूबर शाहिद जोया का एक ही स्लोगन है कि आओ सीखो और काम करो। इनका ये मानना है कि जो बेरोज़गारी है वो सिर्फ़ एक बहाना है, बेरोज़गारी नाम की कोई चीज़ नहीं। अगर इंसान चाहे तो अपने घर में बैठकर मामूली सरमाए से भी बहुत कुछ कर सकता है। मज़ीद हम जानने की कोशिश करते हैं कि शाहिद जोया इस बारे में क्या कहते हैं। जी सर बताइएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, यहाँ पे खानेवाल के गांव 7910 में बिज़नेस टॉक्स के नाम से मैंने एक छोटा सा लर्निंग सेंटर बनाया, जहाँ पे मुल्क भर से बल्कि मुल्क से बाहर से भी लोग आते हैं और छोटे छोटे कारोबार करने के तरीके सीखते हैं। यहाँ पे लोगों को जो फैसिलिटेशन दी जाती है उसमें रजिस्ट्रेशंस हैं, पैकिंग मटेरियल्स, रॉ मटेरियल्स, मशीनरी, चीज़ों का बनाना, चीज़ों को पैक करना और उसको बेचते कैसे हैं। यहाँ पे प्रैक्टिकल क्लासेस होती हैं। 20 बिजनेसेस को मैंने फोकस किया हुआ है जो हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स के मुतल्लिक हैं, ताकि लोग उन चीज़ों को बना के पैक करके बेचना सीख सकें जिनकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा है, यानी वो बहुत ज़्यादा तादाद में फ़रोख्त होती हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सिलसिला आज से 3 साल पहले मैंने शुरू किया था। खानेवाल से निकल के अब हम इसको लाहौर में भी ले गए हैं और पेशावर में भी ले गए, यानी वहाँ पे भी सेंटर्स बना दिए हैं। और इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हर डिवीज़न लेवल पे और उसके बाद डिस्ट्रिक्ट यूनियन काउंसिल लेवल पे मैं इसको लेके जाना चाहता हूँ। 20 से ज़ायद बिज़नेस फोकस किए हुए हैं, जो न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि गैर ममालिक से भी लोग इनसे मशवरा लेते हैं। और जो सबसे अहम बात इन्होंने बताई है कि यहाँ पर प्रैक्टिकल करके बताया जाता है कि कम सरमाए में कौन सा बिज़नेस कैसे शुरू करना है और उसकी आउटपुट क्या होगी। जी फरहान, बहुत शुक्रिया आपका। जब हम यंग थे हमें बताया जाता था बेकार से बेगार भली, काम करो, हुनर सीखो, पैसा खुद ब खुद आ जाएगा। अच्छा जी, इजाज़त मांगते हैं। वीकेंड जो है अब आपने एंजॉय करना है, हम दोनों को इजाज़त दीजिए। पीर को इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। सुबह सवेरे पाकिस्तान।